मैं 2014 में ज्वाइन किया एसआईएस में। और मुझे ऑलमोस्ट मतलब 10 साल हो गए एसआईएस में काम करते हुए। मेरी जो पहली असाइनमेंट जब मैं ज्वाइन किया दिसंबर में, तो मेरी पहली असाइनमेंट थी एसआईएस प्रोसीड्योर में, और वो ऐसा मेरे लिए एक एनवायरनमेंट था। Hi, I am Manish Srivastav. I joined SIS in 2002 as a IT manager. Since then, time to time, my roles and responsibilities has changed. Today, I am working as a principal consultant in SIS Group, and I am managing systems across different business segments that includes man guarding, facility management and cash logistics in India as well as Australia, Singapore and New Zealand. I joined SIS by chance. Actually, my father knew chairman sir for a long time. मैं जावेद, मैंने MCA किया हुआ है। MCA करने के बाद मैंने सबसे पहले जो कंपनी ज्वाइन की थी वो गिट्स इंडिया लिमिटेड थी। पटना में था उस वक्त। डायरेक्टर फाइनेंस उस वक्त ED फाइनेंस हुआ करते थे, वहाँ बैठते थे। तो उनके साथ जो वही लीड कर रहे थे SIS की तरफ से, और कोऑर्डिनेटर का काम रजनीश जी करते, तो हम रजनीश जी वहीं बैठते थे और उनके साथ काम करते थे। वहीं पे उन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस ने ऑफ़र किया मुझे कि आप SIS ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा कि मैंने कुछ सोचा, फिर बोला कि ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, मैं और डायरेक्टर फाइनेंस, वो बोले कि चलो मौर्या में चलते हैं लंच करने। तो वहीं पे उन्होंने ऑफ़र दिया मुझे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद से 15 मार्च से मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं SIS में 1 जनवरी 2008 को एज ए असिस्टेंट मैनेजर IT में ज्वाइन किया था। BE करने के बाद से मैं नोएडा आ गया था, और नोएडा में मैंने एक कंपनी में सेक्टर 15 में मैंने एक कंपनी में पहले 3-4 महीने तक वहाँ पे जॉब किया। एम नहीं था कि मैं एक नॉन टेक कंपनी में जाऊँ। तो जैसे सारे इंजीनियरिंग करने वाले सब कोई चाहता है मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी में जाऊँ, मेरा भी वही ड्रीम था। तो आईसॉफ्ट को मैंने इसलिए ही ज्वाइन किया था, और टेक कंपनी थी, बट वहाँ पे बहुत अच्छा जर्नी नहीं रहा। तो नॉन टेक कंपनी जब मैं यहाँ ज्वाइन किया, तो मैं इस शर्त पे ज्वाइन किया कि मैं 1 साल के बाद यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करूँगा। इसी शर्त पे मैंने यहाँ ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ का फैमिली कल्चर के कारण से और काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी मेरी हो गई यहाँ के मैनेजमेंट टीम से। चेयरमैन सर हुए हैं, या फिर हमारे GMD सर हुए हैं, या और भी जो यहाँ पे वर्किंग में रहे, जैसे ब्रजेश सर हुए हैं, जावेद सर हुए जो IT में थे, रजनीश सर हुए हैं। तो इतना अच्छा कोऑपरेशन मिला और इतना अच्छा बिहेवियर मिला, तो वो 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और मैं कंटिन्यू करता चला गया यहाँ। मेरा नाम रजनीश कुमार। मैं 14 फरवरी 1997 को SIS में ज्वाइन किया एज ए कंप्यूटर असिस्टेंट। मैं यहाँ दिल्ली जब आया, दिल्ली में एक कंप्यूटर उस समय हुआ करते थे, और 3 डिपार्टमेंट हम लोग काम करते थे। एक ISystem, एक SIS का ऑपरेशन, और एक हमको काम करना। तो कंप्यूटर हम लोग को मिलता था शिफ्ट वाइज। तो जनरली हमारा जो शिफ्ट होता था वो शाम में 6 बजे के बाद। उस समय हम ऑफिस SIS के ऑफिस में ही रहा करते थे। मेरा सौभाग्य अच्छा रहा कि मुझे चेयरमैन सर के साथ काम करना पड़ा, क्योंकि उस समय सर के जितने भी साथ में काम करने वाले उनके से वो पटना पोस्टेड थे, और हम यहाँ पर होते थे। तो हम सर के साथ काम करते थे। एक बार सर को यूरोप टूर जाना पड़ा 1.5 महीने ISystem के मार्केटिंग के लिए। सर मुझसे बोले कि रजनीश, कैसे हम SIS से कनेक्टेड रहेंगे। उसी समय हॉटमेल लॉन्च हुआ था इंडिया में। हमने सर को बताया कि सर हॉटमेल आया है, इसके थ्रू हम लोग इस तरह से आपके साथ अटैच होंगे। सर बोले वेरी गुड, तुम इसके मुझे बता दो। सर को मैंने बता दिया। सर 1.5 मंथ करीब ISystem के सेमिनार, ISystem के काम के लिए बाहर थे। उसमें सर को साथ हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस हॉटमेल के थ्रू ही हुआ करता था। सर को जो भी ट्रिप वगैरह होता था वो यहाँ से आता था, हम लोग सर को भेज देते थे। सर फिर वहाँ से उसका जवाब देते थे, जिसको हम फिर पटना भेज देते थे। सर जब वापस आए तब सर बोले कि रजनीश, हम लोग को अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। अभी तो हम लोग हॉटमेल वगैरह नहीं, हमको अपना ईमेल आईडी। जब हम SIS का
india.com के नाम से रजिस्टर्ड करने गए register.com पे, तो पता चला ये एक चेन्नई की कंपनी जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करती है, वो ऑलरेडी इस नाम को रजिस्टर्ड की हुई है। फिर हम लोगों ने कुछ टेक्निकली कुछ वहाँ पर डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग लीगली प्रोसेस किए और करीब 3 से 4 महीना में ये नाम हम लोग को मिल गया। उसके बाद सर ने सबके ईमेल आईडी हुआ, लेकिन तब चैलेंज ये था कि हम लोग के पास इंटरनेट ही नहीं था, ईमेल चलेगा कैसे? तो हम लोगों ने सर को बताया कि सर बीएसएनएल का 100 आवर का जो है इंटरनेट का कनेक्शन है वो बंगला साहिब में मिलेगा। हम और मेरा एक साथ कलीग थे राम भजन, वो हम लोग जाते थे, दोपहर में लाइन लगते थे और एक आदमी को वो 2 ही कनेक्शन देते थे। वहां से हम लोग कनेक्शन लाते थे, एक तो दिल्ली के लिए होता था और बाकी अलग अलग रीजनल ऑफिस के लिए भी हम लोग भेजते थे। लेकिन वो इंटरनेट सर को बहुत सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत स्लो था, बहुत प्रॉब्लम आता था। अदर स्टेट वाले को भी दिल्ली का नंबर पे कॉल करना पड़ता था, एसटीडी का कोई थी कटिंग नहीं हो पाया। फिर सर ने बोला कि सर एक बात किया, फिर उन्होंने सर ने मतलब भारती से बात करने के बाद सर बताया कि रजनीश एक वी सेट है जहाँ से हम लोग सैटेलाइट के थ्रू सीधा इंटरनेट ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने से वो वी सेट लगाया जिसमें सारे रीजनल ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ हमारा अपना भी सेट था जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट का लाइन लिए थे और हम लोग उस पर कर। उसके बाद जीएमडी सर आए, फिर एसआईएस का पहला वेबसाइट लॉन्च हुआ सर के आने के बाद। उस समय हमारे जितने रीजनल ऑफिस और ब्रांच थे वो अपना अपना इंटरनेट लिए हुए थे। फिर सामंत के ज्वाइन करने के बाद सीफी से बात करके एक सेंट्रलाइज इंटरनेट कनेक्शन हुआ। पहले था कि वो ब्रांच और रीजन अपना इंटरनेट कनेक्शन लेके कॉर्पोरेट ऑफिस से कनेक्टेड था। उसके बाद अब हो गया कि नहीं, वो कनेक्शन यही से लेके हम लोग उनको दे रहे हैं इंटरनेट का, कि आपको इतना एमबीपीएस का लाइन चाहिए, इतना चाहिए, ये चाहिए। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं था। आज के डेट में तो बहुत चेंजिंग। एसआईएस का आईटी सेक्शन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, उसका बजट भी बहुत बड़ा है। उस समय तो इतना बजट भी नहीं था। उस समय हमें दिन में कंप्यूटर अपना अकाउंटिंग वर्क भी करना होता था सारा काम, उसके बाद ये आईटी का भी काम करते थे। तो अगर मैं जिस टाइम ज्वाइन किया, अगर आप 10 साल पहले की बात करेंगे तो उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था ब्रांचेस। एसआईएस में ऑलमोस्ट 200 के आसपास ऑफिसेस उस टाइम भी थी, और अब तो एसआईएस ग्रुप में 300 के ऊपर ब्रांचेज है। उस टाइम पे जो सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि कौन से ब्रांच का नेटवर्क डाउन हो गया, कौन सा आप है, किसकी आईपी ब्लैक लिस्ट हो गई, कहाँ से हम सर्विस, इंटरनेट के सर्विस यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। वो एक आईटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज में हमें रोज अलग अलग लोगों से मतलब प्रॉब्लम आती थी और हमारे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होता था। जब फिर हमने उसको ठीक करने के लिए, बेसिक सिक्योर करने के लिए, उस टाइम में बहुत सारे 2014-15 में बहुत सारे एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रही थी। उस एप्लीकेशन को सिक्योरली ब्रांचेज के बीच में यूजर के लिए अवेलेबल कराने के लिए, सिक्योर करने के लिए हमने सबसे पहला जो इम्प्लीमेंटेशन किया जो बड़े लेवल पे था, वो एमपीएलएस हमने ब्रांच ऑफिसेस के कनेक्टिविटी के लिए इम्प्लीमेंट किया। उसमें हमें हमारे पास कौन सी कनेक्टिविटी कहाँ पे लगी हुई है, कौन से लोकेशन का इंटरनेट या एमपीएलएस डाउन है, वो चेक कर पाते थे और हम उसको प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली सपोर्ट देके हमने पहला जो एक तरीके से बोलेगा जो कनेक्टिविटी नेटवर्क में जो सबसे पहला रिवोल्यूशन जो एसआईएस ने किया 2014-15 में, वो एमपीएलएस के रूप में किया। उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट 2014-15 में स्टार्ट करके 2018 तक हमने सेम एमपीएलएस को यूज किया। लेकिन उस एमपीएलएस में भी 2-3 परेशानियां थी। वो परेशानी क्या थी कि हमारे पास सीफी और रिलायंस का एमपीएलएस कनेक्टिविटी था, जिसमें कहीं पे 12 मीटर की टावर लगती थी, कहीं पे 6 मीटर की टावर लगती थी। तो बहुत टाइम हमें परमिशन नहीं मिल पाता था कनेक्टिविटी लगाने के लिए। उसके अलावा हम उन्हीं 2 सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड रहते थे। जैसे कोई नया ब्रांच आया, वहां पे अगर कनेक्टिविटी देनी होती थी तो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का वो एक्सरसाइज हो जाता था। तो उसी बीच में नई एक टेक्नोलॉजी आई, सॉफ्टवेयर डिफाइन वैन, एसडी वैन उसको बोलते हैं। एसडी वैन आया तो एसडी वैन में प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ही वो सोल्यूशन था। नया नया आया, लोग मार्केट में कोई इसको यूज नहीं कर रहे थे, सब इवेल्युएट कर रहे थे। लेकिन चूंकि हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो आईएसपी डिपेंडेंसी थी, बहुत सारे लोकेशन थे जहाँ पे 18-18 मीटर की टावर लगा हुआ था, तो हम प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर पाते थे। तो हमने जीएमडी से बात किया
और आपको बिलीव नहीं होगा कि SIS पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उस SD वैन अपने सारे ऑफिसेज में इम्प्लीमेंट किया। तो सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम में भी अगर आप 10 साल पहले जाए या 15 साल पहले जाए, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चैलेंज होता था कि फिजिकल सर्वर्स पे सारे एप्लीकेशन चलते थे। तो क्या हो गया कि एक सर्वर अगर डाउन हो गया तो उसको रिपेयर करने में टाइम लगता था, दूसरा उस एप्लीकेशन को दूसरे सर्वर में ट्रांसफर करने के लिए भी टाइम लगता था। और जो उस टाइम प्रेशर कि हाँ 4 घंटे 6 घंटे एप्लीकेशन डाउन है, कोई हार्ड डिस्क खराब हो गई तो उसको रिप्लेस कराने में घंटों लग जाते थे। उसको हमने फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें इंटरनली सोल्व करने के लिए अपने माइंड में ये रखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी में कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को परमानेंट सोल्व करें, और उसमें सपोर्ट भी मिलता है SIS में। तो उसी रेफरेंस में हमने वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट एक्सप्लोर किया। उस इन्वायरमेंट में हमने VMware और डेल के साथ कोलैबोरेशन वाले VMware वर्चुअलाइजेशन HCI हमने SIS ग्रुप के लिए लगाया। और जो बेस प्रॉब्लम था जो हार्डवेयर चेंज करने वाला, तो वो हमने प्रॉब्लम उसको सोल्व कर लिया। अगर एक हार्डवेयर खराब है तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक दूसरे सर्वर पे शिफ्ट कर जाता है। उसी तरीके से कनेक्टिविटी के केस में भी सेम जैसे होता, हमने मल्टीपल कनेक्टिविटी लगाया तो कनेक्टिविटी भी शिफ्ट कर गया। इस तरीके से सर्वर में पहला रेवोल्यूशन हमने SIS में बड़े लेवल पे किया। सो सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने दूसरा रिवोल्यूशन किया है 2022 में, वो भी हम लोग पहली बार किए, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्राइवेट क्लाउड हमने डेल के थ्रू हमने प्रोक्योर किया और इंस्टॉल कराया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला इंडियन कस्टमर था। और हमने अपना प्राइवेट क्लाउड सेटअप किया जिसमें हम कुछ रिसोर्सेस ऑन प्रेम अपने डाटा सेंटर में भी रख सकते हैं और कुछ हम क्लाउड पे भी रह सकते हैं, आपस में सिंक कर सकते हैं। इस तरीके से हमने दूसरा रिवोल्यूशन अपने सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में लाया। जब दूसरा रिवोल्यूशन कर रहे थे उसी टाइम हम नए तरीके से हमारे डाटा सेंटर में जो चैलेंजेस थे, पावर का इशू, कनेक्टिविटी का इशू, जो पुराने नेटवर्क स्विचेस डिवाइसेस लगे हुए थे, सिक्योरिटी को पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2022 में ही अपना टियर 3 काइंड ऑफ डाटा सेंटर और DR हमने इंस्टॉल कराया SIS प्रोसिक्योर के ऑफिस में, पूरे SIS ग्रुप के लिए। सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने सेकेंड रिवोल्यूशन 2022 में किया। उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्राइवेट क्लाउड अपने आप इंस्टॉल किया। वो भी इंडिया में SIS पहला कस्टमर था जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का प्राइवेट क्लाउड बाय किया हो, इंस्टॉल किया हो। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के साथ साथ उसी टाइम हमने जो हमारे डाटा सेंटर से रिलेटेड जो चैलेंज था उसको भी रिजॉल्व करने के लिए, जैसे पावर का, ओल्ड नेटवर्क स्विचेस की वजह से या परफॉर्मेंस के वजह से, हमने अपने पूरे नेटवर्क और डाटा टियर 3 काइंड ऑफ डाटा सेंटर DR भी बिल्ड किया। हमने टियर 3 डाटा सेंटर SIS प्रोसिक्योर ऑफिस में आया हमारा, और DR हमने चेन्नई में इस्टेब्लिश किया है। तो न्यू DCDR इंस्टॉल करने से हमारा जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 25 गिग के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, जो एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, कूलिंग, सारी चीज़ें चेंज हो गई। और जो हमारा टियर 3 डाटा सेंटर है वो N+N इक्विपमेंट के बेसिस पे लगा हुआ है। उसमें भी हमने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा है। पावर सोर्स हमारा जो है, पहला पावर सोर्स इलेक्ट्रिसिटी है जो जनरल BACS से आती है, और दूसरा हमने PNG बेस्ड जनरेटर इंस्टॉल किया है 2 पावर सोर्स के साथ, जो कि फंक्शनल है और 2 साल से हम लोग परफेक्टली यूज कर रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा से अभी तक एक भी डाउन टाइम हमने 2 साल में डाटा सेंटर का नहीं फेस किया है। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ अगर ज्वाइन मतलब देखेंगे, इन्हीं सब रिवोल्यूशन में हमने सिक्योरिटी को भी, जो साइबर सिक्योरिटी, IT सिक्योरिटी है, उसको भी टैकल किया है। नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी हमने इन्हांस किया है थ्रू नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। हमने फायरवॉल लगाए हैं ब्रांचेज में, SD-WAN के थ्रू सारी की सारी फायरवॉल, एक्सेस कंट्रोल, URL फिल्टरिंग, एंटीवायरस, ये सारी हमने इम्प्लीमेंट किया है। सिक्योरिटी में हमने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन, DDoS, इन पॉइंट लेवल पे हमने सिक्योरिटी एस्टेब्लिश किया है। उसके साथ साथ हम SIEM यूज करते हैं, जो सिक्योरिटी में SOC के लिए यूज होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के लिए यूज होता है, उसको हमने एस्टेब्लिश किया। उसको हम मॉनिटर करते हैं प्रोएक्टिवली, और कोई किसी भी तरीके का अगर कोई अलार्म आता है किसी भी डिवाइस में तो हम उसको प्रोएक्टिवली रिजॉल्व करते हैं। When I joined SIS was having very limited systems. हम लोग पुराने फॉक्सट्रो के ज़माने के सॉफ्टवेयर पे सालों से काम कर रहे थे। हमारा जो पेरोल होता था, हमारा जो सैलरी
का सिस्टम था वो काफ़ी पुराना था। नए समय के हिसाब से वो लेटेस्ट अपग्रेड करना ड्यू था, काफ़ी सालों से वो विश लिस्ट में था। और उस समय एसआईएस में कंप्यूटर्स बहुत कम होते थे। कंप्यूटर सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होता था, जो अकाउंटिंग, पेरोल ये सब के लिए यूज़ करते थे। जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद सबसे पहला जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था वो था कंप्यूटराइजेशन का। तो कंप्यूटराइजेशन का जो प्रोजेक्ट था उसमें एक हमने रोड मैप बनाया है कि कैसे हर ब्रांच को डिजिटली हम लोग एम्पावर करें। तो बहुत सारा कंप्यूटर्स हर ब्रांच रीजन के लिए कंप्यूटर खरीदा गया, उनको ट्रेन किया गया लोगों को, और पूरा थोड़े दिन में हम लोग धीरे धीरे फेज वाइज हर ब्रांच में कंप्यूटर लगा दिए, लोग उसको यूज करने लग गए। ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद इंटरनेट अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट आया। उस जमाने में इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी नहीं थी जैसा आज है। तो हम लोग कुछ कुछ साइट्स पे अलग अलग जगह पे हम लोग वीसैट यूज़ करते थे। बट वीसैट जो है वो काफ़ी स्टेबल नहीं था और एक्सपेंसिव भी था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ हम लोगों ने भी ब्रॉडबैंड और वीपीएन बेस्ड सिस्टम पे धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड किए। तो ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स हमारा सिस्टम हर 3 साल 4 साल में अपग्रेड हुआ और आज काफ़ी सिक्योर्ड और फास्ट नेटवर्क हमारा बन गया। तीसरा जो प्रोजेक्ट हमें मिला वो था डेली एमआईएस का। तो चेयरमैन ऑफिस में पहले कैसे होता था कि हर जगह से फैक्स के माध्यम से चेयरमैन को अपडेट्स आता था कि उस दिन डेली एक सेटअप नाम का रिपोर्टिंग टूल होता था। तो डेली फैक्स से वो आता था हर जगह से, और चेयरमैन ऑफिस में उसको कलेक्ट करके कंपाइल करके एवरीडे उनको बताया जाता था, और जो इंस्ट्रक्शन देते तो वो फिर फ़ोन के माध्यम से लोगों को पहुंचाया जाता था। इस चीज़ को कैसे डिजिटल किया जाए उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है। उस समय इसका नाम हमने दिया था ऑप्स एमआईएस, जिसमें हर ब्रांच में एवरीडे जब क्लोज होता था उस समय रिपोर्ट भरा जाता था, और वो रिपोर्ट चेयरमैन सर के पास डेली समरी बन के आता था, और जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी गाइडेंस, जो भी एडवाइस चेयरमैन सर से मिलता था वो वापस ब्रांचेस को फ़ोन के माध्यम से बताया जाता था। चेंज मैनेजमेंट के लिए हमने इनिशिएटिव लिया। हमने सबसे पहले तो जो हमारा ओनरशिप है वो हमने आईटी ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया बिजनेस ओनरशिप पे। तो जब बिजनेस इस सॉफ्टवेयर्स को ओन करता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो पार्टिसिपेट करते हैं डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में। तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया कि जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अच्छे से वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एचआर का काफ़ी की रोल रहा इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से फोकस किया कि हमें क्यों ये सिस्टम चाहिए, ना कि हमें क्या और कैसे चलाना है। तो जब उन्हें समझ में आता है लोगों को कि हमें क्यों चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है, तो वो अडॉप्ट करने के लिए ओपन रहते हैं। एसआईएस में टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री कब की है मैं बताता हूँ आपको कि मेरे ज्वाइन करने से पहले की बात है। x86 सिस्टम हुआ करता था उस वक्त। यूएसए से एक सिस्टम लेके आए थे जीएम के ये चेयरमैन सर। उस सिस्टम पे पहले डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ने डीबीएस सीखा, फिर डीबीएस सीख के पैकेज डेवलप किया। पैकेज डेवलप करके और अलग अलग ब्रांचेज में फिर उस वक्त कंप्यूटर धीरे धीरे आम होने लगा था। तो कंप्यूटर्स अलग हर ब्रांच में एक कंप्यूटर हुआ करता था जिसपे अकाउंटिंग का या अटेंडेंस का सिस्टम सब कुछ वहाँ डीबीएस के पैकेज में एंट्री होती थी। और उस वक्त वीसेट हुआ करता था, एयर का वीसेट 8 MBPS। इतनी बुरी हालत थी कि डेटा सिंक होता था वो ऑनलाइन ही। डीबीएस का डेटा भी ऑनलाइन सिंक होता था, वो मेरे आने से पहले की बात है। और ऑनलाइन सिंकिंग में कभी लाइट कट जाए, कभी मौसम खराब हो जाए, वो सारा कनेक्शन का मसला। उसी वीसेट पे हमने डेवलपमेंट करने के बाद से उसी कनेक्टिविटी पे शुरू की थी ईआरपी हमने। दिल्ली में फिर हमारा आईटी का सेंटर बनना शुरू हुआ। उस वक्त फर्स्ट मैं था, उसके बाद स्वतंत्र आया, स्वतंत्र के बाद फिर सामंत आया। यही 3-4 लोग मिलके हम लोग सिस्टम चलाते थे। उस वक्त इतने यूजर्स भी नहीं थे और इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं थी, तो मैनेज हो जाता था। मुश्किल होता था लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता था। हमारे जेएमडी अक्सर कहा करते हैं कि तुम लोग उड़ते प्लेन में स्क्रू टाइट करते हो। तो वही हालत थी हमारी कि सिस्टम चल रहा है, उसी में कोई इशू आया तुरंत सही करके उसको लाइव कराना है।
जब मैं यहाँ आया था उस समय ईआरपी पैकेज यहाँ पे चालू हो गया था, लेकिन सारे मॉड्यूल अभी चालू नहीं हुए थे। तो मुझे यहाँ पे अकाउंट्स पैकेज शुरू करने के लिए बुलाया गया था। यहाँ अकाउंट्स अभी तक शुरू नहीं हुआ था, तो मेरा असाइनमेंट वही था कि अकाउंट्स पैकेज को शुरू कराना। देखिए मज़ा तो बहुत आया। सबसे पहले तो मुझे जो अकाउंट्स दिया गया था, मैं मैथ बैकग्राउंड से था, बट अकाउंटेंसी बहुत नहीं जानता था, तो मुझे डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता था। तो शुरू में तो चैलेंज हुआ, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि नहीं, मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं समझना है, मुझे प्लस माइनस में समझाइए, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, और उसी बेसिस पे मैंने सारा काम किया और अकाउंट्स पैकेज को काफ़ी सक्सेसफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया। अकाउंट्स करने के बाद से हमेशा रहा कि नया किया जाए, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, और मेरा भी रुचि उस फील्ड में ही ज़्यादा था। तो मैनेजमेंट को भी लगा कि नहीं, जब तक कुछ नया नहीं कराएंगे तब तक इसको भी अच्छा नहीं लगेगा और ये शायद कंटिन्यू नहीं करे, और मेरे पास हमेशा चैलेंजिंग कुछ ना कुछ आते रहा। अकाउंट्स के बाद फिर यहाँ पे अलग अलग जो ऑपरेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स था उसको सॉल्व करने के लिए मैंने धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। अकाउंट्स में भी चैलेंजिंग में था कि अकाउंट पैकेज तो शुरू हो गया था, बट यहाँ पे MIS नहीं था, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले फिर हम लोगों ने MIS पैकेज तैयार किया। देन फील्ड ऑपरेशन से रिलेटेड मेरा फिर नेक्स्ट असाइनमेंट था, जो भी हमारे ऑफिसेज थे, काफ़ी लोकेशन पे ऑफिसेज थे, तो अटेंडेंस प्रोसेस जो हमारा था मैनुअल था। रजिस्टर में जो भी हम लोग ऑफिस स्टाफ है उनका भी मैनुअल प्रोसेस के थ्रू होता था, तो वहाँ पे भी हम लोग डेली आते थे, अटेंडेंस लगाते थे। तो मेरा जो असाइनमेंट नेक्स्ट असाइन हुआ उसको डिजिटाइज करना, तो मैंने एक सॉफ्टवेयर का यहाँ पे बनाया, इन हाउस ही हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया अटेंडेंस मैनेजमेंट के लिए। उसी के इंट्रोडक्शन पार्ट में फिर हम लोगों ने बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस किया, तो जितने भी लोकेशन है सारी जगह हम लोगों ने बायोमेट्रिक मशीन लगाई। तो ऑफिस जो स्टाफ थे जिनका सारा कुछ मैनुअल था, हम लोग लीव पे भी निर्भर करते थे पटना ऑफिस में कि हमारा कितना लीव बचा हुआ है, या लीव के लिए अप्लाई करना होता था तो हम लोगों को ईमेल करना होता था कि हम इस पीरियड से इस पीरियड तक अवेलेबल नहीं रहेंगे, छुट्टी चाहिए। तो उस सारे प्रोसेस को हम लोगों ने डिजिटाइज किया। SIS में भी जब हम शुरुआत में ज्वाइन किए थे तो उसमें ब्रॉडबैंड, उसमें तो लीज लाइन भी नहीं था, ब्रॉडबैंड पे हम लोग काम करते थे। मुझे याद है कि कई बार तो मॉडेम ख़राब हो गया तो मैं अपने घर से मॉडेम ला करके यहाँ पे, कि काम बंद नहीं हो, काम चलना चाहिए। ईस्ट ऑफ कैलाश की ये बात है, इवन ईस्ट ऑफ कैलाश में हमारा ऑफिस था और मैं वहीं पे ईस्ट ऑफ जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आधा किलोमीटर पे रहता था। तो कुछ भी होता था तो मैं वहाँ से जा करके कर देता था, मॉडेम ले आया, या कभी कुछ और हुआ तो मेरे घर में भी बहुत सा कंप्यूटर से रिलेटेड सामान वगैरह रहता था। एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि उस समय इंटरनेट मार्केट में बहुत प्रॉब्लम था, और इंटरनेट दूसरा फिर आया जब हम लोग यार डेवलप हुआ, तो उसके लिए सर्वर रूम बनाना, सर्वर को एस्टेब्लिश करना, वहाँ पे जाके इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इंटरनेट का लाइन लेना। एक बार जब हमारा अपना सर्वर था तो रात को 9 बजे मुझे मित्रा फोन किया कि सर नीचे में आग लग गई। हम घर पे थे अमर कॉलोनी में, वहाँ से भाग कर ऑफिस आए। ऑफिस में देखे कि जो हमारा लिफ्ट साइड है, लिफ्ट साइड के ठीक ही ऊपर में सर्वर रूम था, वहाँ पे आग लगी हुई है, काफी स्मोक है, इतना धुआं भरा पड़ा है, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पे। हमारा सर्वर रूम था उसमें फर्स्ट फ्लोर पे। हम वहाँ से आए, सभी जगह से पुलिस करीब बैंड किए हुए था कि अंदर नहीं जा सकते। फिर हम लोग किसी तरह सीढ़ी के रास्ते ऊपर आए, ऊपर आके सर्वर रूम में गए और सर्वर रूम में जाके किसी तरह हार्ड डिस्क निकाल लिए, क्योंकि सामंत ने बोला कि अगर हार्ड डिस्क अगर आप बाहर निकाल लेते हो तो हम कहीं से भी सर्वर का स्टार्ट कर लेंगे। तो हम लोग उसमें जाके सर्वर में धुआं से पूरा भरा पड़ा था, उसमें एकदम लाइन कटा हुआ था, बहुत डरावना सीन था। लेकिन जाके उस समय भी हमने जाके उसमें से हार्ड डिस्क निकाल के लेके बाहर। हमारा जो पहले का सॉफ्टवेयर था वो अकाउंटिंग, एक सॉफ्टवेयर था वो अकाउंटिंग था। इसके अलावा उसमें ऑपरेशन, अदर जितने भी हमारा रिक्वायरमेंट है, ये अलग अलग पार्ट में थे, इनको कंबाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत था। दूसरा था ERP, जो पहले जो सॉफ्टवेयर था वो डॉस वर्जन पे था, वो उसका जो प्लेटफॉर्म था उस समय तक आउटडेटेड हो चुका था, हमें एक नया प्लेटफॉर्म पर चाहिए। उदय सिंह सर, CEO सर सब जब आए और GMD सर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक डेवलप सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सॉफ्टवेयर अब हम लोग के मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहे। इस काम के लिए हमें चुना गया कि आप इस पे कोऑर्डिनेट करेंगे। आई सॉफ्ट करके एक कंपनी थी, उसके साथ कोऑर्डिनेट हुए। वही जावेद साहब काम करते थे और सामंत भी, जहाँ से जावेद सर को मैंने कहा कि सर आप SIS ज्वाइन कर लीजिए, सामंत को भी मैंने SIS बोला, वो भी SIS ज्वाइन किए दोनों लोग।
कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो सॉफ्टवेयर रनिंग स्थिति में थी। यानी अगर मैं 2 दिन पीछे होता था तो 2 दिन में वो सॉफ्टवेयर में डाटाबेस फिर चेंज, किसी का रैंक चेंज हो गया, किसी का सैलरी का पैकेज चेंज हो गया, किसी का कुछ चेंज हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या होता था कि हम जावेद साहब रात में बैठ के सैलरी बनवाते थे और सुबह जब उठ के आते थे सैलरी चेक करने तो सैलरी मिसमैच, क्योंकि वहाँ पर तो अपडेट हो गया, हमारे पास डाटा 2 दिन पुराना है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। उसमें कम से कम कितने रात हम और जावेद सर रात भर बैठ के सैलरी बनाते थे, सुबह गलत, फिर सैलरी बनाते थे, सुबह गलत, क्योंकि डाटा अपडेट तो चेंजिंग हो जाता था। वो बहुत बड़ा पार्ट था। उसके बाद खैर एक समय आया जब हम लोगों ने समझ में आ गई बात कि हमको कहाँ से क्या लेना है। उसके बाद जाके सैलरी लोगों ने बनवाया। सैलरी में सक्सेस ERP में हम लोगों से मेन प्रॉब्लम था सैलरी बनना। सैलरी बन गया। उसके बाद अकाउंटिंग पैकेज उसमें लॉन्च था। उस समय तक फर्स्ट लेवल पर से ERP में बिल और वेज, यही 2 पार्ट, 2 बना। उसके बाद अकाउंटिंग हुआ। सामंत जब ज्वाइन किया तो सामंत को जब हम लोगों ने हमसे बात हुई तो पूरा सामंत ने अकाउंटिंग पैकेज लिखा, जिसमें कलेक्शन, बिलिंग, सारे पैकेज CFMC से लेकर अलग-अलग जितने भी पैकेज वो लिखा। प्लस सामंत कराने से क्या हुआ कि जो हम लोग दिल्ली बेस्ड सर्वर रखे हुए थे तो उसको सर्वर का काफ़ी नॉलेज था। वो काफ़ी उसको मैनेज कर देता था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। 75-80 हज़ार लोगों का सैलरी उस समय ERP में बन रहा था, जिसमें हम लोग हैंडल कर रहे थे। ERP बेसिकली उसके बावजूद भी एक टीम वर्क था जिसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे और बेसिकली जब फाइनली ERP बन पाया जब डायरेक्टर फाइनेंस सर खुद इन्वॉल्व हुए और वो खुद बैठ गए एकदम बिल्कुल कि हाँ अब मुझे ERP मतलब उस सैलरी को करना है। और वो सर जब बैठे तो फाइनली ERP भी बना, अकाउंटिंग पैकेज भी बना। वो चीज़ सारे डायरेक्टर फाइनेंस सर के देख रेख में ही हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट ही कर रहे थे। जो सबसे पहला जो चैलेंज था, जैसा मैं पहले आपको बता रहा था, उस चैलेंज में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता था प्रोएक्टिव काम करने के लिए कि किस ऑफिस का नेटवर्क डाउन है, वो चीज़ें मालूम नहीं होता था। किस इंटरनेट का IP ब्लैक लिस्ट हो गया, ईमेल नहीं भेज पा रहा है, वो तब पता चलता था जब लोग कंप्लेन करते थे। तब तक उसको सोल्व करने में घंटों दिन लग जाते थे। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप नेटवर्क के हिसाब से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखेंगे एक IT टीम के लिए, तो सबसे बड़ा वही था कि अब हम प्रोएक्टिवली हम फाइंड आउट नहीं कर पाते थे इशू को। उसको हमने MPLS से सोल्व करने की कोशिश करी थी, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। जब हमें ERP अपग्रेड करने का मैंडेट मिला तो हम लोगों को बताया गया कि मार्केट में जो सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है इस काम के लिए उसे SIS में लागू किया जाए। हम लोगों ने बहुत खोजा बट उस जमाने में SAP जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता था, सर्विस इंडस्ट्री के लिए खासकर नॉन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री लाइक सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर रेडिली अवेलेबल नहीं था। काफ़ी खोजने के बाद हम लोगों ने फिर देखा कि अब कस्टम सॉफ्टवेयर बनाना ही हमारे पास रास्ता है। उसके बाद हम लोगों ने अपना खुद का ERP बनाया जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी कुछ उसमें था जो हमारे पूरे बिजनेस को कवर करता था। और ERP सॉफ्टवेयर हम लोगों ने 2005 में स्टार्ट किया और पहला वर्जन हम लोगों ने 2006 में लॉन्च किया बट उसमें जो भी कमियां थी उसको धीरे धीरे अपग्रेड करते हुए 2008 तक सिस्टम हमारा तैयार हो गया और 2008 से वो सिस्टम लगभग 2017-18 तक बहुत अच्छे से चला। जो हमारा ERP पुराना था उसे जब बदलने की बात हुई तो आफ्टर BPR जो हमने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया, हम लोगों ने अपना विश लिस्ट लिखा कि क्या सिस्टम बनाया जाए जो अगले 10-15 साल तक हम अच्छे से चला पाए, जो हमारे ग्रोथ को उस स्केल को वो हैंडल कर सके और प्रोडक्टिविटी हमारा इम्प्रूव हो। उसके लिए कोर का मैंडेट मिला, कोर को डिज़ाइन किया गया। कोर एक ERP सिस्टम है और उसमें ही हर कुछ हमारे बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी होता है, लाइक अकाउंटिंग है, हमारा फाइनेंस है, हमारा वर्क फ्लोज है, हर कुछ अप्रूवल्स है, उस सिस्टम में बनाया गया। ये हमने डिज़ाइन किया, डेवलप किया और 2-2.5 साल लगा इसे स्टेबल होने में। आज के दिन में हमारा सारा बिजनेस कोर के ऊपर चल रहा है। चैलेंजेस तो काफ़ी थी बट अगर मुझे टॉप 3 चैलेंजेस को एनलिस्ट करना है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता था कोई भी नया सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, डिज़ाइन करना बेसिकली, क्योंकि स्टैंडर्ड सिस्टम मार्केट में अवेलेबल किसी भी चीज़ के लिए होता नहीं था हमारे इंडस्ट्री के लिए। तो अगर हम खोजते भी थे तो उसमें कस्टमाइजेशन इतना होता था कि टाइम और पैसा बहुत लगता था। वो सबसे बड़ा चैलेंज था जो कि पहला चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड रहा हमारे ग्राउंड फोर्स का, वो काफ़ी डिफिकल्ट
डिफ़िकल्ट था मैनेज करने के लिए। लोगों को नए सिस्टम से, चेंज मैनेजमेंट से बहुत तकलीफ होती थी। हम लोग उसे बोलते थे द टर्म कॉल्ड अबला, जो कि का मतलब क्या होता है, वी यूज टू टेक अ टर्म कॉल्ड अबला, दैट इज हेल्पलेस। ओके, पहले लोग अटकाने की कोशिश करते थे कि सिस्टम डिजाइन ही ना हो या बने ही नहीं। उसके बाद जो है भटकाओ, वो सिस्टम को भटकाने की कोशिश करते थे कि यहाँ प्रॉब्लम आएगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। उसके बाद जो तीसरा फेज है वो था लटकाओ। वो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए, बट उसको यूज ही नहीं करना है, उसमें ब्लेम करना है। और जब सब हो जाता है तो लास्ट टर्म है जो ए, उसको अपनाओ। जब हर कोशिश नाकाम हो जाती थी और अब कोई चारा नहीं है तो उसे अपनाते थे और फिर कंपनी को रिजल्ट आता था। ये काफ़ी चैलेंजिंग था। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो टैलेंट मैनेजमेंट का। एसआईएस बिंग नॉन आईटी कंपनी, आईटी टीम के लिए हमें रिक्रूट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। आज तक हमें ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। मुझे याद है जब 2003 में मैं टीम बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, हमने बहुत खोजा, कोई मिल नहीं रहा था टीम को ज्वाइन करने के लिए। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टीजमेंट दिया एंड टू आवर सरप्राइज हमें सिर्फ 5 कॉल आए। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 50-100 लोग अप्लाई करेंगे जिसमें से हम बेस्ट टैलेंट चूज करेंगे, बट हमें सिर्फ 5 लोगों का इंक्वायरी आया। उनमें से भी 5 लोग, जब उनको पता चला कि ये नॉन आईटी कंपनी है, तो 5 में से 4 ने ड्रॉप किया। सिर्फ एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए आया है और हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, उसको हमें हायर करना पड़ा। ये हालत थी रिक्रूटमेंट की। ये ऐसा नहीं है कि पहले ये प्रॉब्लम था, आज भी जब हम रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए जाते हैं तो हमें काफ़ी लोग सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं। तो जो हमारा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हमारे इंडस्ट्री के लिए जो प्रॉब्लम था, उसको हमने कैसे सॉल्व किया? हमने ऐसे सॉल्व किया कि हर चीज़ हम कस्टम बनाते हैं। जिस जगह पे हमें लगता है कि पूरा कस्टम बनाने में ज़्यादा टाइम और पैसा लगेगा, वहाँ हम लोग हाइब्रिड लेते हैं। कुछ स्टैंडर्ड कंपोनेंट हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर का लेते हैं और बाकी कंपोनेंट्स हम उसको खुद से डेवलप करते हैं, जिससे हमारा स्पीड डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का फास्ट होता है। तीसरा चैलेंज जो राइट टैलेंट का था, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग फ्रेशर्स हायर करते हैं और उसे ट्रेन और ग्रूम करते हैं, जिससे हमारा रिटेंशन भी थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होता है। और अब तो प्रोफेशनल्स भी हम लोगों के पास आने लग गए हैं। धीरे धीरे हमारा इंडस्ट्री जब रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है और लोगों को समझ में आता है कि ये काफ़ी लार्ज एंटरप्राइज है, तो अब दे आर ओपन टू ज्वाइन नॉन आईटी कंपनी ऑल्सो। ऐसे तो काफ़ी मेमोरीज है आईटी सिस्टम्स डिज़ाइन, डेवलप और इम्प्लीमेंट करने में। एक मेमोरी जो मैं कहना चाहूँगा वो था जब हम आईऑप्स का सिस्टम डिज़ाइन कर रहे थे, तो हमें मैंडेट मिला कि आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो ऐसे लोगों के लिए जो कि 40 साल के ऊपर है, हमारे फील्ड ऑफिसर्स, एरिया ऑफिसर्स, और उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है ठीक से। तो सिस्टम इतना इजी होना चाहिए कि कोई भी इसे ऑपरेट कर पाए और खुद से सीख पाए, हमें ट्रेनिंग नहीं देना पड़े। हमारे पास रेफरेंस के लिए उबर का ड्राइवर का ऐप था। जिस तरीके से उबर का ड्राइवर ऐप के माध्यम से अपने ड्यूटी को एक्सेप्ट करता है और काम करता है, अपना जो भी पेमेंट है वो देख पाता है, उस तरीके से बनाया जाए। तो ये मैंडेट हमें मिला। जब हम बनाना शुरू किए तब हमने एक यूएक्स डिज़ाइन एजेंसी को हायर किया। यूज़र इंटरव्यूज़ के एनालिसिस का जो रिजल्ट सामने आया, इट वाज शॉकिंग फॉर अस, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको क्या एक्सपेक्टेशन है सिस्टम से, इस तरीके से वो कंफर्टेबल रहेंगे। बट इंटरव्यू में जो बात सामने आई वो थी कि उन्हें एक फियर था, वो सिस्टम से डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका जॉब खतरा में है, वो कर नहीं पाएंगे, वो रिडंडेंट हो जाएंगे, टीम को छोटा किया जाएगा। तो ये डर सामने आया, जिसको हम लोगों ने फिर ओवरकम किया। हम लोगों ने काफ़ी वर्कशॉप किए और उन्हें ट्रेन किया गया कि ये सिस्टम आपके लिए है, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है और कंपनी के फ़ायदा और कस्टमर के फ़ायदा के लिए है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने ट्रेनिंग से ओवरकम किया। तो सर्वर हमने लिया था बेंगलोर में, फर्स्ट सर्वर हमारा बेंगलोर में लगा था। और पेरोल का पैकेज हम डेवलप कर रहे थे, तो पेरोल के पैकेज डेवलप कर रहे थे तो एक एक स्टेप डायरेक्टर फाइनेंस सारे स्टेप दिए थे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैकेज है पेरोल का। यहाँ पे कंप्यूटेशन हर साइट के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से सैलरी अलग अलग, हर इंडिविजुअल की सैलरी समझिए कि अलग अलग बनती है। तो हमने बनाया वो, और टेस्टिंग करते थे हम और रजनीश जी वहाँ बैठते थे पटना में
मीटिंग हॉल हुआ करता था, तो उसमें हम बैठ के टेस्टिंग करते थे। सुबह बैठते थे, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो पता नहीं कभी 4 भी बज जाता था, कभी कभी सुबह हो जाती थी। होता क्या था, हमने पैकेज बनाया, उसके बाद से कोडिंग चेंज में जो भी इशू आया चेंज किया, उसको हमने रन कर दिया। रन करके अब वो उस वक्त कितने करीब 30,000 एम्प्लॉय हुआ करते थे। तो रन करके रजनीश जी बोलते थे कि ऐसा है, चलो अब बैठ के हम लोग करेंगे क्या, स्क्रीन ही देखेंगे, इसको चलने दो, हम लोग चलते हैं गांधी मैदान, एग रोल खा के आएंगे। तो मुझे याद है कि जी फरवरी का टाइम था, जीएमसी मीटिंग होती है जहाँ पे, उसमें अचानक फैसला हुआ कि पेरोल इम्प्लीमेंट होगा और करंट मंथ से ही लागू होगा। तो ये हुआ कि पैरेलल चलेगा, डीबीएस और ये पैकेज दोनों पैरेलल चलेगा। तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। फर्स्ट 3 मंथ दोनों पैकेज पैरेलल चला, जो इशू आता रहा उसको सॉल्व करते रहे। और अप्रैल और फरवरी और मार्च का हमने पैकेज पैरेलल चलाया। अप्रैल से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया ईआरपी को। इम्प्लीमेंट होने के बाद ही बहुत सारे इशू आए, जैसे जैसे आते थे डेली कोई ना कोई चेंज, यूजर का प्रॉब्लम, कभी अटेंडेंस नहीं आ रहा है सही से, कभी क्या होता था कि यूजर ने अटेंडेंस एंट्री कुछ और की, एक्सेल में वो अपना कंप्यूटेशन कुछ और कर रहा है और कंप्लेन कर रहा है कि सैलरी गलत बन रही है। तो इसके लिए इसमें मैनेजमेंट का हमें बहुत सपोर्ट मिला, खासकर उस वक्त डायरेक्टर फाइनेंस जो थे वो रात को बैठ के हमारे साथ एक एक रिपोर्ट बनाते थे, और रिपोर्ट बना के जो जितने भी इशू रिपोर्ट हुए हैं उसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं, और फिर उसको रिवर्ट करते थे। जैसे ये तो हुआ पेरोल की बात। पेरोल होने के बाद से फिर हमने स्टार्ट किया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में मुझे अकाउंटिंग का ABCD नहीं आता था। डेबिट क्रेडिट पढ़ा था MCA में, लेकिन क्या होता है बस एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ लिया था हमने। वो भी हमने डायरेक्टर फाइनेंस से सीखा। अकाउंटिंग में आज के डेट में अकाउंटिंग मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि मुझे अगर कोई सजेस्ट भी करता है कि ये काम ऐसे कर दो, तो उसमें अकाउंटिंग में अगर कोई इशू है तो मैं उसको बताता हूँ, देखो ऐसे नहीं, ये काम कर लो, सही रहेगा। तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई SIS के साथ। फिर करीब मैं 2 महीने वहाँ होटल में रहा, और हमारा काम था वही सुबह जाना, सिस्टम की टेस्टिंग करना, रात में अगर वो सक्सेस हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर रात भर बैठे रहो। ऐसे करते करते फिर हमारा 2007 में मैंने ज्वाइन किया। 2008 में फिर सेल्स का हमारा जो टूल था, जैसे मैंने कहा, बहुत बेसिक बनाया हुआ था हमने। एक्सेल में जो भी UAPT बनता था प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होता था, पहले प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट के लिए एक एक्सेल में टूल बनाया हुआ था डायरेक्टर फाइनेंस ने। तो उसी में डेटा भर के, और फिर जब सब कुछ हो जाता था अप्रूवल वगैरह होने के बाद से, सिर्फ डेटा एंट्री होती थी। हम बैठे थे डायरेक्टर फाइनेंस के साथ, मैं पटना गया हुआ था, तो बात हो रही थी कि कैसे इसको सही करें, ऑटोमेटिक कैसे करें। एक्सेल में इतना मैनेजेबल भी नहीं था, मेल पे आता था, फिर मेल पे ही अप्रूवल करना। उन्होंने बोला कि इतना बड़ा एक्सेल है, तो मैंने कहा कि सर ऐसा करते हैं, इसको बना देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा? 6 महीने के करीब लगेगा, बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बनेगा। बोला, ठीक है कोशिश करो। तो उस वक्त हमने बनाना शुरू किया। ठीक है 6 महीने नहीं, करीब 7-8 महीने लगे थे पूरा स्टेबल होने में, लेकिन वो टूल बन गया। और फिर उसके बाद से एक्सेल का सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और ERP में ही कोटेशन बनने लगे, ERP से ही अप्रूवल होने लगा। 2008 में हमने ERP में कोटेशन सिस्टम लागू किया। फिर कोटेशन सिस्टम लागू करने के बाद से एक दिक्कत थी कलेक्शन की। पहले क्या था कि वाउचर के थ्रू कलेक्शन एंट्री होती थी, उसमें ट्रेल रहता नहीं था। किसी भी बिल के अगेंस्ट में या किसी भी कस्टमर के बिल के अगेंस्ट में कोई भी कलेक्शन पास कर दिया। तो फिर 2009 में हमने कलेक्शन सिस्टम स्टार्ट किया ERP में। ERP जो हमारा बना हुआ था वो समझिए कि फुल फ्लेज ERP था, बस उसमें HRMS जो था वो बहुत बेसिक था। HR और फिक्स एसेट का जितनी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से था सिर्फ हमारे पास, नहीं तो अकाउंटिंग पैकेज फुल था, पेरोल पैकेज फुल था, इन्वाइसिंग पैकेज कंप्लीट था उसमें। देखिए मज़ा तो बहुत आया। सबसे पहले तो मुझे जो अकाउंट्स दिया गया था, मैं मैथ बैकग्राउंड से था, बट अकाउंटेंसी बहुत नहीं जानता था, तो मुझे डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता था। तो शुरू में तो चैलेंज हुआ, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि नहीं, मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं समझना है, तो आया। शुरू में तो काफ़ी कठिनाई हुई, चैलेंजेस थे। एक तो यहाँ पे चूँकि IT कंपनी नहीं थी, तो बैक सपोर्ट टेक्नोलॉजी साइड से बहुत ज़्यादा नहीं था, तो खुद से ही करना पड़ता था। काफ़ी चैलेंजिंग होती थी, उसके लिए हम लोग डेली कुछ ना कुछ मुझे पढ़ते रहना पड़ता था, वीडियोस देखने पड़ते रहते थे। कुछ अपने दोस्तों से भी कंसल्ट लेता था कि इस तरह का चीज़ है, इस सिनेरियो को कैसे हम लोग
पूरा करेंगे। उसमें धीरे-धीरे हम लोग बढ़े। एक फैक्टर था, चूँकि ऑफ़िस हमारे इंडिया के बहुत सारे लोकेशन में था। मुझे जहाँ तक याद है उस समय 100 प्लस लोकेशंस पे हमारा ऑफ़िस था जब मैंने बायोमेट्रिक मशीन, उस समय भी कॉस्ट एक मेजर पार्ट था। एक बायोमेट्रिक मशीन उस समय मुझे जहाँ तक याद है 25-30 हज़ार रुपए के रेंज में आता था। तो जब मैं कॉस्ट लेकर के गया तो नहीं, ये तो 100 लोकेशन पे लगाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, इस पे थोड़ा वर्किंग करना है। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसका काफ़ी ज़्यादा था। तो जीएमडी सर के साथ उस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया। तो उनके गाइडलाइन के हिसाब से नहीं, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डाउन करना है। तो हार्डवेयर जो मैन्युफैक्चरर पार्टनर था उसके साथ काफ़ी नेगोशिएट बहुत ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने एक नया रास्ता निकाला कि जो 1 साल का जो हमारा बायोमेट्रिक मशीन का जो कॉस्ट था उसको हम लोगों ने 3 इयर्स के एएमसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। तो उस तरह से हम लोगों ने कॉस्ट रिड्यूस करके फिर उसको लगाया और सक्सेसफुली मुझे लग रहा है कि 8-9 सालों तक ये सिस्टम चला। और फिर उसके बाद से फिर एक नया सिस्टम आया जिंग एचआर। यहाँ पे एक तो जो हमारा ईआरपी सिस्टम है, मैं ईआरपी सिस्टम में एकदम शुरू में तो नहीं था, लेकिन मैं मिड से था, मिड से लेकर के तक मैं हूँ। उसके बाद जो हम लोगों ने काम किया उसमें तो एक मैंने आपको बताया जो अटेंडेंस सिस्टम था ऑनलाइन का, एमआईएस सिस्टम हम लोगों ने किया जिससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का विजिबिलिटी आया। देन 7 फिंगर मॉडल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया जिसमें हर ब्रांच का परफॉर्मेंस को हम लोगों ने दिखलाया कि कौन सा ब्रांच कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस एरिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर कुछ वीक पॉइंट है तो क्या उनका वीक पॉइंट है। कुछ हम लोग करेक्टिव एक्शन भी उसके बेसिस पे बतलाते थे। तो 7 फिगर मॉडल हो गया। 7 फिगर मॉडल 2009 में आया था। तो 7 फिगर मॉडल उसके पहले भी मैनुअल प्रोसेस के थ्रू चलता था, वो आउटसोर्स था। जो हमारे एक वेंडर है नॉलेज फ्लेक्स, वो उसको मैनुअल प्रोसेस के थ्रू बनाते थे। तो उस समय तक चूंकि ईआरपी सिस्टम नहीं था तो डाटा उनको अलग से एक्सेल में जाता था और वो बनाते थे। मेरे समय में ईआरपी सिस्टम आ चुका था, लगभग सारा डेटा हमारे पास था। और मैनुअल प्रोसेस में क्या होता था, जब डेटा उनके पास जाता था और जनरेट करके वापस आने में टाइम लगता था। और कई बार क्या होता था कि अगर कुछ गलत हो गया तो दोबारा से रीजनरेशन में भी काफ़ी टाइम लगता। तो सेम जीएमडी ने मुझे बुलाया, बोले कि इस प्रॉब्लम को भी तुम सॉल्व करो, ये चीज़ है, इसको देखो और करो। तो वही 2009 में मैंने 7 फिगर मॉडल बनाया। तो उस समय एक तो उसकी कंपनी उस समय अभी बहुत ज़्यादा आज के हिसाब से बड़ी नहीं थी, थोड़ी छोटी कंपनी भी थी, फंडिंग वगैरह का भी इशू होता था। तो उस समय का भी बहुत सारी चीज़ें मुझे याद है कि जैसे जब 7 फिगर मॉडल जनरेट होता तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनता था कंप्लीट। तो उसमें ग्राफिक्स भी होता था, ग्राफ हम लोग शो करते थे, डेटा शो करते थे। तो ग्राफ जनरेट करने के लिए उस समय हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। मैंने फ्री मतलब ट्रायल वेयर के बेसिस पे शुरुआत में यूज़ किया। फिर जब लाइसेंसिंग की बारी आई तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। फिर वहाँ पे चैलेंज आया कि नहीं, इतना कॉस्ट हमारे लिए सही नहीं है, इसको कुछ सस्ता करने का उपाय देखा जाए। फिर वही सेम मैंने R&D करते हुए फिर कुछ जुगाड़ लगा करके बनाया। तो ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी वाइज जो ग्राफ का क्वालिटी था, जो एक्सपेक्टेशन था उतना तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा आया। लेकिन चूंकि चीप था, पैसा नहीं लग रहा था, तो लगा कि नहीं चलो जो है वही चलेगा। तो इस तरीके से मैंने 7 फिगर मॉडल भी चलाया। आर के बाद हम लोगों ने फिर सेल्स मैक्स लाया। तो जो हमारा ईआरपी सिस्टम था उसमें भी सेल्स से रिलेटेड सारा कुछ था, लेकिन जो ईआरपी सिस्टम है वो तो या तो लैपटॉप पे चलता है या डेस्कटॉप पे चलता है। जो सेल्स पर्सन थे उनका काम था कंटिन्यूअसली मूव करना। जब क्लाइंट के पास वो जाते थे तो ऑन मूवमेंट वो बहुत सा चीज़ों को मिस कर देते थे। उनका मैनुअल वो डायरी मेंटेन करते थे कि कब किस क्लाइंट के पास मीटिंग है, किनको क्या रेट दिए हैं, वो कोटेशन वगैरह प्रिंट आउट निकाल करके फिजिकल कॉपी में देते थे या फिर एक्सेल फाइल वगैरह बना करके ईमेल के थ्रू भेजते थे। तो सेल्स पर्सन के लिए वो भी चैलेंज था। हमें पता करना होता था कि कौन सेल्स पर्सन क्या कर रहा है, उनका सेल्स पाइपलाइन क्या है। तो कुछ भी हमारे पास विजिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि होता था क्या कि ईआरपी सिस्टम में तभी वो एंट्री होता था जब वो कस्टमर से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। तो पता नहीं चल पा रहा था कि सेल्स टीम जो है कितना अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, या किस किस लोकेशन पे उन्होंने जा करके क्लाइंट बेस को टच किया है, हमें कुछ भी नहीं पता रहता था। तो वहीं से हमारे पास वो सेल्स मैक्स का दिमाग आया। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंपनी के साथ उनके टूल को देखा। उसमें हम लोगों ने जोहो से लेकर के सेल्स फोर्स तक देखा। हम लोगों ने सारे को इवेलुएट करने के बाद से समझ में आया कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो किसी भी जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर है उससे हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। क्योंकि तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो डिफरेंट, क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम लोग जिस कस्टमर के पास जाते थे तो जो कोटेशन का उनका एक्सपेक्टेशन था, हर कस्टमर का अलग अलग तरीके से था। क्या कंपोनेंट उसमें ऐड होगा, जो रेट्स का पार्ट था, या फिर जो सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट ऐड होगा, क्या कंपोनेंट ऐड नहीं होगा। तो दूसरा जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर देख रहे थे वहाँ पर उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था। हम लोग फिर एक स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे थे। अगर उस स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाते तो फिर हम लोग शायद सारे कस्टमर को उनके अकॉर्डिंगली हम लोग सर्विस नहीं दे पाते। तो वहीं से आया दिमाग में कि एक अपना टूल होना चाहिए। तो वहाँ से हम लोगों ने वही सेल्स मैक्स का प्रोसेस स्टार्ट किया। सेल्स मैक्स की भी जर्नी थोड़ा बहुत उथल पुथल का रहा।
उसमें हम लोग को बोला कि हम लोग सेल्स पर्सन को टैबलेट पे देंगे, सबसे पहले तो मोबाइल पे इस पे देंगे, डेस्कटॉप पे देंगे, लैपटॉप पे देंगे या कैसे देंगे। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद से हुआ कि नहीं, हैंडी टूल कुछ देना है। तो फिर आया कि टैबलेट उस समय तक तो आ चुका था, ये 2013-14 की बात है, 13 के आसपास, 13-14 की बात है। हाँ, टैबलेट आ चुका था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सेल्स टीम को टैबलेट देंगे और हमारा सॉफ्टवेयर टैबलेट पे ही चलना चाहिए। एंड्रॉयड आ चुका था तो बहुत आसान था, सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान था। तो हम लोगों ने उस समय एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व किया, मतलब ईआरपी सिस्टम के बाद, जो एक और हमारा बड़ा सॉफ्टवेयर को बनाएगा। उनके साथ काफ़ी दिन चला। पहला बार हम लोगों ने यूआई यूएक्स में भी पैसा काफ़ी खर्च किया। वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसमें यूआई यूएक्स की बात, और उसी समय आईऑप्स भी आया था। तो 2 प्रोजेक्ट उस समय पैरेलल में आया था, एक तरफ सेल्समैक्स आया था, एक आईऑप्स आया था। तो आईऑप्स हमारे एक वेंडर कंपनी है, नॉलेज फ्लेक्स, वो पार्ट उन्होंने किया और मैंने सेल्समैक्स से स्टार्ट किया। यूआई यूएक्स हो गया, पुणे बेस्ड कंपनी थी, पुणे बेस्ड कंपनी के साथ हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। तो कंटिन्यूसली हम लोग आते जाते थे पुणे से, लेकिन जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो अभी भी फुलफिल नहीं हो पा रहा था। थर्ड पार्टी कर रहा था, हमें जितना तेजी से काम चाहिए था, या अगर कुछ बना और वो अपने काम का नहीं है तो हमें बहुत जल्दी वो चेंज चाहिए, तो वो कर नहीं पा रहे थे। एक टेक कंपनी को हम इन्वॉल्व किए थे, उनका वर्किंग कल्चर अलग है, 10 to 6 का उनका वर्किंग कल्चर था। हमारा है कि ज़रूरत है तो रात भी अपना है, अदरवाइज कुछ नहीं। फिर वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और फिर से मैंने दोबारा शुरू किया सेल्समैक्स यहाँ पे बनाना। तो ऑलरेडी हम लोग मोटा मोटी 8-9 महीने वहाँ पे लगा चुके थे। बुलाया, जीएमडी हमको बुलाया, बोले कि देखो अब हम लोगों को खुद करना है, कितना टफ टारगेट तुम लेकर के चल सकते हो। हम कहें कि आप जो बोलिएगा वो हम करके दे देंगे, निश्चिंत रहिए, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो वहाँ डिसाइड हुआ कि ठीक है, अगर वो प्रोजेक्ट चलता तो 6 महीना का और टाइमलाइन बचा हुआ था कि 6 महीना के अंदर में ये आता तो टाइमलाइन तुम्हारा वही रहेगा, बजट भी तुम्हारा वही रहेगा कि जो मतलब जो हमारा अमाउंट सैंक्शन हुआ था, तो जितना हम लोगों ने उसमें से खर्च कर चुका था, तो उसके बाद का जो बजट था वही बजट भी मुझे मिला। तो वही टाइमलाइन, जो बचा हुआ बजट है उसमें ही तुमको इस काम को पूरा करके देना है। और हमको लग रहा है कि उस टाइम से पहले मैंने सेल्समैक्स को लॉन्च कर दिया। बजट है, जो बजट सैंक्शन हुआ था उसमें भी हम लोगों ने बहुत सेविंग किया, अच्छा खासा सेव कर दिया था, चूंकि इन हाउस, और वो फर्स्ट टाइम था जब हम लोगों ने आउटसोर्स एम्प्लॉय को रख करके काम किया था। उसके पहले मुझे जहाँ तक याद है कि किसी और प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इस तरह से आउटसोर्स एम्प्लॉय रख करके काम नहीं किया। सेल्समैक्स हम लोगों ने जनवरी के आसपास, जनवरी या फरवरी में लॉन्च किया था। जब पहला बार वो आया था, कुछ ग्लिच आया था मेरे लिए भी, एंड्रॉयड पे मेरे वो फर्स्ट सॉफ्टवेयर था। और टीम साइज भी उस समय मुझे लग रहा है कि 40-50 सेल्स पर्सन थे उस समय, 40-50 लोगों का टीम था जिसमें उसको चलाना था। जिस दिन हम लोग लॉन्च किए तो कुछ प्रॉब्लम्स आया था उसमें, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, लेकिन ना मैनेजमेंट की तरफ से मुझे हुआ कि तुमने क्या बनाया है, बिल्कुल भी नहीं आया। नहीं ठीक है, जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सही करेंगे। और फिर कॉन्फ्रेंस के पहले हमारे साथ जो ट्रायल पीरियड था, ट्रायल पीरियड में हम लोगों ने चलाया, फिर भी सर्वर एस्टेब्लिशमेंट करवाया। तो मुझे याद है कि 8 Mbps का हम लोगों ने कनेक्शन लिया था। उसमें सबसे स्पीड वाला कनेक्शन वही था। एक कनेक्शन सर्वर में था, वो 8 Mbps का, और उस 8 Mbps का 3 और पैरेलल लाइन था, जो एक मेरे सिस्टम में था, एक जावेद सर के सिस्टम में था और एक रजनी सर के सिस्टम में था। तो लगता था कि अरे ये 8 Mbps पे काम कर रहे हैं। और आज तो मुझे लगता है कि हम लोग, काउंटिंग कहाँ है वो शायद मुझे भी नहीं पता है आज का मेरा काउंटिंग क्या है, क्योंकि अब मैं हार्डवेयर वाला पार्ट नहीं देख रहा हूँ। अभी जो मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट है उसी के ही कहेंगे। रीज़न ये कि माई एसआईएस मेरा अभी सबसे रिसेंट प्रोजेक्ट है, जो कोविड से जस्ट पहले हम लोगों ने शुरू किया था 2019। इसमें भी चैलेंज था कि जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ग्राउंड पे काम करते हैं, तो डेली वो कस्टमर लोकेशन पे जाते थे, अटेंडेंस रजिस्टर था वहाँ पे, अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करते थे। फिर मंथ एंड में जो वहाँ पे स्टाफ बैठता था, जो भी सुपरवाइजर होते थे या फिर यूनिट कमांडर होते थे, उसको टैबुलेट करते थे, मैनुअली लिखते थे कि कौन सा पर्सन कितना दिन काम किया। फिर वो रजिस्टर जमा होता था, एरिया इंस्पेक्टर ब्रांच ऑफिस से वहाँ जाते थे और उसको कलेक्ट करते थे। फिर वो पटना ईओ में आता, वो फिर ब्रांच ऑफिसेज में जाता था, ब्रांच ऑफिसेज में फिर ईआरपी सिस्टम में अकाउंटेंट मोन इनपुट करते थे, और फिर वेज प्रोसेस होता था। तो चूंकि कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस था तो टाइम टेकिंग भी था, कॉस्ट भी बहुत इन्वॉल्व होता था, क्योंकि जितने भी हमारे लोकेशन से, अगर मैं रिसेंट 2019 की बात करूँ तो उस समय नहीं भी तो हमारे पास 8-9 हज़ार तो क्लाइंट लोकेशन होगा। तो जहाँ से कलेक्ट करना चैलेंज था, एक फाइल को कलेक्ट करना, फिर उसको पंचिंग करना, 1 लाख आदमी का अटेंडेंस पंचिंग करना या 1,20,000 आदमी का अटेंडेंस पंचिंग कराना, और हमेशा कुछ ना कुछ गलती होता था। 10 तारीख तक बीत जाता था अटेंडेंस आते आते, तो फिजिक्स में आता था, तो जहाँ का पहले आ गया वहाँ का पहले हम लोग पेरोल प्रोसेस होता था। फिर जैसे मतलब वो हमारा पेरोल जो प्रोसेस जो कंप्लीट होता था, हमको 17 मतलब 15 के बाद ही हमारा क्लोज होता था कंप्लीट, क्योंकि कभी कहीं का छूट गया या कुछ हो गया
तो हमेशा हर मंथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहता था। तो जब बात उठा कि उसको स्ट्रीमलाइन करना है, सही में बहुत बड़ा वो कंपनी के लिए प्रोजेक्ट था, कॉस्ट भी इन्वॉल्व था। हम आपको शुरू में बतलाए थे ना कि एक मैं डिवाइस लेकर के आया था, तो वो चीज़ अब वो ड्रीम जो है, उस समय का जो ड्रीम था कि सबको कवर अप करना है, वो पूरा होने जा रहा था। तो माई एसआईज में शुरू में हम लोगों ने जो किया कि जितना भी हमारा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, वहाँ शुरू करेंगे और टैबलेट बेस्ड एप्लीकेशन लेकर के आएंगे कि पहले बड़ा को कवर करेंगे, एक टैबलेट देंगे, एरिया इंस्पेक्टर जो भी या जो भी सुपरवाइजर वहाँ पे है, हर गार्ड का अटेंडेंस उस पर वो लगाएगा और फिर वो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग प्रोसेस करेंगे और फिर और लोकेशन भी सोचेंगे। आइडिया फाइनलाइजेशन के समय ही धीरे धीरे करते करते आया क्या कि नहीं, हम लोग डायरेक्ट गार्ड से काम करवाएंगे, कि हम लोग बीच में और कुछ नहीं रखेंगे, हर गार्ड को अपना अटेंडेंस खुद लगाना है। अब जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, नो डाउट उनका जो पे होता है, जो सैलरी होता है, तो कम ही होता है। हर लोकेशन का अलग लोकेशन वाइज भी है, तो जो पुअर लोकेशन, जो छोटे प्लेसेस हैं जहाँ पे सैलरी कम है, तो चैलेंजेस, बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि वो उनके पास फ़ोन कहाँ से आ गया। गार्ड हमारे लिटरेट नहीं है, जिनके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनसे कैसे हम लोग अटेंडेंस लगवाएंगे। बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसमें, एक दो नहीं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि फिंगरप्रिंट के थ्रू लें या कैसे लें। तो फाइनली जब डिसाइड हुआ कि नहीं, हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे जो 3 मेथड पे काम करेगा, करेक्ट लोकेशन, करेक्ट टाइम एंड करेक्ट पर्सन। अब मेरे पास चैलेंज था कि ये जो कंपनी या जो ग्रुप एमडी का जो हमारा विजन था कि एक ऐसा एप्लीकेशन आना चाहिए जो फर्स्ट इन इंडस्ट्री हो, कोई और उसके बारे में अभी तक नहीं सोचा हो, और मेरा जो 3 रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। सही जगह पे अटेंडेंस लगना चाहिए, सही समय पे अटेंडेंस लगना चाहिए और सही आदमी के द्वारा लगना चाहिए। लगा इसमें टाइम, इसमें भी हम लोगों ने कुछ एक्सटर्नल पार्टी को इन्वॉल्व किया। यूआई यूएक्स हम लोगों ने द बेस्ट, जो भी बेस्ट यूआई यूएक्स हमारे पार्टनर थे, उनको हम लोगों ने यूज़ किया। और फिर मैंने आउटसोर्स लड़के रखे यहाँ पे, आउटसोर्स लड़के को रख करके फिर 8 लड़के का मेरा टीम था और 8 लड़के मिल करके हम लोग उस पर काम किए। काम के क्रम में बहुत सारे चैलेंजेस आए डेवलपमेंट में। जो आइडिया लेकर के चले थे, ज़रूरत पड़ा तो हम लोग अल्टर भी किए आइडिया को। मैनेजमेंट हमेशा सपोर्टिव रहा कि नहीं, जो तुम कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, ये टाइमली आ जाना चाहिए, सही तरीके से चलना चाहिए। इसमें बहुत सारा टीम लगा, सारे टीम ने बहुत अच्छा काम किया। कि सबसे बड़ा तो चैलेंज था जो हमारे ऑपरेशन स्टाफ हैं या फिर जो ब्रांच है उनके पास, कि हर गार्ड के पास अपना मोबाइल होना चाहिए। डेवलपमेंट से तो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा टफ था, वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और हर गार्ड को मोबाइल फ़ोन परचेज करवाया। इसमें उन लोगों ने कुछ कंपनी के साथ टाई अप भी किया, जिसमें इंस्टॉलमेंट पे भी गार्ड लोगों को मोबाइल मिला। कुछ को सेकेंड हैंड भी परचेज कराया कुछ एजेंसी के थ्रू। आज की डेट में 2 लाख के आसपास आदमी, 1,70,000 प्लस आदमी अटेंडेंस मार्क करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ दिन के बाद फिर हम लोगों को एक ईआरपी सॉफ्टवेयर के लिए बात हुई कि अब ये जो सॉफ्टवेयर अभी जो हमारा चल रहा है उसके जगह नया ईआरपी। तो करीब 2004 या 2005 में मुझे ये टास्क मिला कि सीएमडी सर का आदेश है कि ईआरपी आप बनवाइए। तो हम उस ईआरपी के काम में लग गए। इस बीच में कभी कभी ये होता था कि सर को ऑस्ट्रेलिया एक सब सिक्योरिटी के लिए बात करना पड़ता था, और उस समय सर को लेके हमको जाना पड़ता था रिलायंस के वेब वर्ल्ड में, जहाँ से हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल बुक करते थे और वहाँ सर 1 घंटा या जो भी बात होता था, ऑस्ट्रेलिया बात होता था, मीटिंग होती थी, उसके बाद होता था। उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जो मेरा टाइम स्लॉट है उससे सर का अगर आगे मीटिंग चला गया तो वो काफ़ी दिक्कत करना पड़ता था। सर ने बोला कि नहीं, हम लोग को अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप करो। फिर हम लोग तब जाके अपना वीडियोकॉम, पॉलीकॉम का अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप लाया, जिसमें जितने फर्स्ट स्टेप में कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलोर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हम लोग ने, उसके बाद धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सेटअप किया। सबसे पहले मैडम ईआरपी डेवलप हुआ। ईआरपी के बाद हमारा आया आर के बाद आया सेल्समैक्स, उसके बाद आईऑप्स आया, उसके बाद एम10 आया। ये 5 सॉफ्टवेयर है। जैसा कि मैं बताया था, जब हम अपना डाटा सेंटर बिल्ड कर रहे थे तो डाटा सेंटर हमने पूरे ग्रुप के लिए बिल्ड किया। उसी तरह डिजास्टर रिकवरी जो हमारा चेन्नई में है उसको भी हमने पूरे ग्रुप के लिए बिल्ड किया। हमारी आज के टाइम में ऑलमोस्ट 90% एप्लीकेशन सेम यूज हो रही है सारी ग्रुप कंपनीज में। उसके अलावा हमारी टीम भी आपस में अलाइंड है। हम डिवाइसेस भी जो प्रोक्योर करते हैं वो डिवाइस भी सिमेट्रिक है सारे कंपनियों के लिए। जो मॉडल, जो कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप
हमने एज ए टीम मेंबर फाइनल कर दिया। SIS हो या SMC हो, SIS प्रोसिक्योर हो, सारे कंपनीज में सेम चीज प्रोक्योर होता है। जो सिक्योरिटी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो सिक्योरिटी हमने SIS ब्रांच के लिए इम्प्लीमेंट किया है, सेम सिक्योरिटी हमारे DTSS ऑफिस के लिए भी है। और जो इंटरनल टीम है वो अलाइंड है, वो भी सेंट्रली मैनेज होता है। सिक्योरिटी हमारे 2 बंदे हैं जो मैनेज करते हैं पूरे ग्रुप कंपनी के लिए। नेटवर्क हमारे 2 बंदे हैं जो पूरे ग्रुप के लिए मैनेज करता है। जो इन पॉइंट डिवाइसेस जो सिक्योरिटी है, जैसे MDM हो गया, इन पॉइंट सिक्योरिटी हो गया, वो उसके लिए 2 टीम है जो मैनेज करती है। उसी तरह हमारा जो ईमेल का सोल्यूशन है, अक्रॉस द ग्रुप सेम सोल्यूशन है जो सारी सारी कंपनियों के लिए, सारे यूजर के लिए यूज होता है। जो हम कनेक्टिविटी, हमारा जो प्रोवाइडर है, जो ISP प्रोवाइडर है, सेम जियो, एयरटेल, टाटा, इन तीनों तीनों सर्विस प्रोवाइडर सारी लोकेशंस में कनेक्टिविटी दिया हुआ है। उसी तरह से अगर हम सिम की बात करें तो जो प्लान हमने SIS के लिए प्रोक्योर किया है, वो सेम प्लान हमारे DTSS और SIS कैश के लिए डिलीवर करते हैं सर्विस प्रोवाइडर। सो बहुत ही ज़्यादा टाइटली IT जो हमारा सिस्टम है वो टाइटली इंटीग्रेटेड है। हमारे जो टीम मेंबर्स है वो भी आपस में मिल के काम करते हैं, एज ए टीम वर्क काम करते हैं। जब SIS ग्रो हो रहा था, तब ग्रोथ को मेजर करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास मैट्रिक्स नहीं था। तो हम लोगों ने उस समय 7 फिंगर मॉडल का सिस्टम बनाया। 7 फिंगर मॉडल में बिजनेस के 7 पिलर्स को कवर किया गया और उसमें हम लोगों ने हर KPI का, उसमें हर फंक्शन का KPI बनाया और उस KPI को हम मेजर करना शुरू किए। जब तक आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। और ये हमारा एक यूनिक सिस्टम था जो लगभग 2005 के आसपास हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया, 4-5 के आसपास। और आज अगर आप देखो तो इस चीज़ को हमारे कॉम्पिटिटर्स, ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटर्स सिमिलर वे में इसको इम्प्लीमेंट किए। SIS वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट सच मैट्रिक्स फॉर बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू। और 7 फिंगर है, उसमें जो डिफाइन किया गया है वो 7 बिजनेस के पैरामीटर्स है। बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ 7 फिंगर का कि हर महीना हर ब्रांच का एक 7 फिंगर रिपोर्ट कार्ड सिस्टम से जनरेट होकर के उनको भेजा जाता है और उस 7 फिंगर में हर फंक्शन का रेटिंग रहता है और पूरे महीने का वो परफॉर्मेंस है। उसको परफॉर्मेंस के बेसिस पे ब्रांच का टीम उसको इवेलुएट करते हैं और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है उसका प्लान करते हैं और वैसे हर महीना उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। SIS काफ़ी ग्रो हो रहा था और उस समय सबसे बड़ा चैलेंज था हम अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ जो बैक ऑफिस एम्प्लॉयज़ है उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करें। तो इसके लिए हम लोगों ने PMP, परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस के सिस्टम का डेवलपमेंट किया और PMP के सॉफ्टवेयर से हम हर साल उसको मेजर करते हैं परफॉर्मेंस, और जो भी परफॉर्मेंस में डेफिसिट होता है उसका नेक्स्ट ईयर का प्लान बनता है। उन्हें क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनमें क्या कमी है जिसको सुधारा जा सकता है और वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो पहले जो एक वेग तरीके से पर्सन टू पर्सन इवेलुएट करके जो भी अप्रेजल होता था वो दिया जाता था, आफ्टर PMP वो एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा जिसमें आप अपना खुद का परफॉर्मेंस इवेलुएट करके डालते हो और आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो उसको रेटिंग करता है और उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस जज होता है और आपको जो भी अप्रेजल, नया रोल या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट है वो काफ़ी रेगुलेटेड हो गया। PMP लगभग 2008-9 के समय में इम्प्लीमेंट हुआ और अगेन वो हर साल धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। हम लोग हर साल उसमें कुछ नया इम्प्रूव करते हैं। जैसे हम लोगों ने मंथली PMP को अब हाफ ईयरली PMP में कन्वर्ट किया है जिससे और अच्छे तरीके से इवेल्युएट किया जाता है और रिजल्ट काफ़ी फास्ट होता है। जब SIS ग्रो कर रहा था ना इन ईयर 2008 से लेकर के 13-14 तक SIS का पूरा फोकस था बिजनेस। ओके, तो हमने कहीं भी और चीज़ों में दिमाग नहीं लगाया। फिर सारा जो रिवैम्प हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी, पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी जो चलता था वो 8-10 साल एक टेक्नोलॉजी चलता था। अब जो है वो हर 3 साल, हर 2 साल, अब आने वाले दिन में हर साल चेंज होगा। तो वो जो वैक्यूम है वो फिर आप टाइमलाइन में नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप उसको हर बार अलग से पूछो। अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो बीच-बीच में डालना, अदरवाइज़ उसको इग्नोर करना, नहीं तो वो 10 साल का वैक्यूम दिखेगा आपको। SIS जब
ग्रोथ फेज में था, तो उनको डे टू डे बेसिस उनके फनल को रिव्यू करना, उनका क्या हॉट लीड है, क्या कोल्ड लीड है, इस चीज का इवेलुएट करना, ये मैनुअली एक चैलेंज हो गया। तब हमने सेल CRM सॉफ्टवेयर हमारा खुद का बनाया। अगेन खुद का बनाने का रीजन ये था कि जो भी मार्केट में अवेलेबल था वो इस इंडस्ट्री के लिए नहीं था, तो हम लोगों ने खुद से डिजाइन किया, खुद का सॉफ्टवेयर बनाया, और वो करीब 2014-15 के आसपास ये सिस्टम हमने बनाया, और आज तक वो अपग्रेड करते हुए काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसने हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। हम सेल्समैन को उनके परफॉर्मेंस पे डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करते हैं, मेजर करते हैं, और क्विक फीडबैक मिलता है सो डैट वो इम्प्रूव करते रहें। SIS का जो ऑपरेशंस का स्ट्रक्चर है, उसमें ब्रांच के नीचे एक एरिया ऑफिसर होता है, बिकॉज यूनिट्स काफ़ी स्प्रेड है, उसको ऑफिस से मैनेज नहीं किया जा सकता है। तो एरिया ऑफिसर करीब 2005 में एरिया ऑफिसर का इंट्रोडक्शन हुआ। उस समय उनका नाम फील्ड ऑफिसर होता था। तो वो बाइक से हर साइड पे मूव करते थे, वहाँ का हेल्थ चेक करते थे, वहाँ कुछ कमी है उसको पूरा करते थे। तो ये प्रोसेस चलता आ रहा था। जब SIS के साइट्स काफ़ी बढ़ने लग गए अक्रॉस द कंट्री, तो इनको मेजर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। काफ़ी कस्टमर कंप्लेंट्स आने लग गए थे कि आपके ऑफिसर्स आते नहीं हैं, वो ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं साइट को। तो हम लोगों ने IOPS का कंसेप्चुलाइज किया, उसको डिज़ाइन किया, डेवलप किया, और हर ऑफिसर में इम्प्लीमेंट किया। ये हमारा एक प्रोडक्टिविटी टूल है जो प्रूफ ऑफ सर्विस और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस को कंफर्म करता है। इस सिस्टम में हम लोग अपने ऑफिसर्स को ट्रैक करते हैं, उनको सिस्टम से रोटा आता है जो बताता है कि उनको कहाँ जाना है। वो हर दिन का रूट चार्ट उनके पास आता है। रूट चार्ट के बेसिस पे वो विजिट करते हैं, वहाँ पर गार्ड का क्वालिटी चेक करते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, कस्टमर का कोई कंप्लेन है वो सुनते हैं, और जो भी कमी है उसको फिर पूरा करते हैं। तो ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि इन हाउस बना हुआ है, वो हमने इम्प्लीमेंट किया है। डिजिटल सिस्टम तो काफ़ी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, बट एक चैलेंज आता था उसमें कि हर चीज़ को मैनुअली करना, लाखों गार्ड के रिकॉर्ड को कुछ चेक करना या कहीं से वैलिडेट करना, तो ये मैनुअल काफ़ी टाइम लगता था। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी हम लोगों ने ऑटोमेशन टूल्स लगाया है जो सिस्टम खुद से चेक करता है, जो भी मिसमैच है, जो भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है डिफरेंट एंटिटीज़ या डिफरेंट सिस्टम से, वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू वो चेक होता है। इससे हमारा जो मैन पावर का रिक्वायरमेंट है छोटा छोटा काम के लिए, वो ऑटोमेट हो गया। SIS का एम्प्लॉय बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है जो कंपनी को कस्टमर से जोड़ता है। वो जब साइट पे अपना सर्विस देते हैं, उनको कभी कभी कोई समस्या होती है, इस चीज़ को वो ऑफिस तक पहुंचा नहीं पाते थे, उन्हें ऑफिस आना पड़ता था अपने समस्या को डिस्कस करने के लिए, जो कि काफ़ी हेक्टिक होता था उनके लिए। बहुत बार उनको समय पे सोल्यूशन मिलता नहीं था। तो ERC जो सिस्टम है, वो एम्प्लॉय ग्रीवांस सेल एक सिस्टम बना, जिसमें हम लोगों ने एक कॉल सेंटर सेटअप किया। कॉल सेंटर में जो लोग होते थे, एक टोल फ्री नंबर दिया गया। जब वो कॉल करते थे, उनके प्रॉब्लम को सुना जाता था और उसका एक टिकट क्रिएट होता था, और जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनको टिकट असाइन किया जाता था, और असाइन होने के बाद उन्हें 2 दिन के अंदर उस टिकट को क्लोज करना रहता था। तो ये जो सिस्टम है, इससे हमारे जो गार्ड हजारों साइट पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिला, और उनके फेवर में काफ़ी अच्छा हुआ कि जो भी इशू है वो ट्रैक होता था और समय पे उसका सोल्यूशन उनको दिया जाता था। और BPR का प्रोजेक्ट हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया, जब हमें लगा कि हमारे सिस्टम्स बहुत सारे हो गए हैं और इफ़िशिएंट नहीं है, उन्हें अपग्रेड की ज़रूरत है। तो हमने ये प्रोसेस किया, बिकॉज़ जब सिस्टम डिज़ाइन हुआ था, तब से लेकर के 2017-18 तक काफ़ी बदलाव हुआ, हमारा बिज़नेस एक्सपैंड हुआ, ना कि सिर्फ सिक्योरिटी में, बट और भी डिफरेंट सेगमेंट्स में हम ग्रो किए। तो इन सिस्टम्स को कंसोलिडेट करने के लिए हमने ये प्रोसेस किया, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग का स्टेप लिया, जिसमें हम लोगों ने हर सिस्टम को, हर प्रोसेस को समझा, उन्हें स्टडी किया, और उसमें जहाँ भी ऑप्टिमाइजेशन का ज़रूरत था, उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करके सिस्टम को फिर से डिज़ाइन किया, सो डैट हमारा नेक्स्ट वर्जन है वो काफ़ी इफ़िशिएंट हो और स्केलेबल हो। बिकॉज़ हम लोग इस समय तैयारी कर रहे थे कि कैसे सिस्टम बनाया जाए जिसको हम 5x स्केल कर सके। MySIS की रचना
तब की गई जब हमें ये महसूस हुआ कि मैनुअली अटेंडेंस को कलेक्ट करके सैलरी बनाने का जो प्रोसेस है वो अब आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे पास हजारों साइट्स है। हर साइट का डेली अटेंडेंस कलेक्ट किया जाता है मैनुअली, एक प्रिंटेड कागज के ऊपर वो अपना अटेंडेंस लगाते हैं, उसे कलेक्ट करके एवरी मंथ खत्म हुआ कलेक्ट करके लाया जाता था एक ऑफिस में। उस ऑफिस में उसको डिजिटली पंच किया जाता था। फिर पूरे इंडिया का जब मॉन इनपुट बोलते हैं वो जब कलेक्ट हो जाता था, उसके बाद उसे वैलिडेट करके और फिर सैलरी प्रोसेस किया जाता था। तो ये जो सैलरी का साइकिल है ये काफी लंबा होता था। मैं सैलरी पे करते करते लगभग 8, 10, 11 तारीख भी हो जाता था। तो हमें एक मैंडेट मिला कि कैसे हम सैलरी 5 तारीख को या उससे भी पहले प्रोसेस कर पाएं। तो इसके लिए रियल टाइम अटेंडेंस का ये सिस्टम बना। थैंकफुली आज के दिन में हर गार्ड के पास मोबाइल होता है, तो डिजिटल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए ईजी था। अब इसके माध्यम से एवरीडे वो अपना अटेंडेंस लगाते हैं। तो हमारे पास अब ये सिस्टम है कि हम लोग अगर चाहे तो 1 तारीख को भी अपने गार्ड्स को पे कर सकते हैं। तीसरा हमारा पिलर इसमें जो फंक्शन है वो है ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस को हम आईऑप्स के माध्यम से जो ट्रैक करते हैं उसके केपीआईज इसमें डाले गए हैं, जिसे हम अगेन एफर्ट और रिजल्ट में इवेलुएट करते हैं रियल टाइम बेसिस पे, और जो भी कमी रहता है फिर उसको नेक्स्ट मंथ में इम्प्रूवमेंट के लिए मैंडेट दिया जाता है। इसके अलावा हमारा डेली अटेंडेंस है, समय पे अटेंडेंस लग रहा है कि नहीं, एवरीडे अटेंडेंस क्लोज हो रहा है कि नहीं, तो वो अटेंडेंस का भी एक फंक्शन है। अटेंडेंस के अलावा हमारा कंप्लायंस का फंक्शन है। कंप्लायंस, कस्टमर का कंप्लायंस समय पे और सही जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हम ट्रैक करते हैं इसमें। कंप्लायंस के अलावा जो हमारा आखिरी है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो प्राइमरली ऑल अदर फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, सर्वेज होता है, फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक को हम देन मेजर करते हैं कि हमने जो भी क्वालिटी इनिशिएटिव्स लिया उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, क्वालिटी मंथ ऑन मंथ बेसिस इंप्रूव कर रहा है कि नहीं। एनक्यूसी यानी नेशनल क्वालिटी सेंटर, ये एक डिपार्टमेंट है एसआईएस में जो क्वालिटी कंट्रोल करता है रिक्रूटमेंट का, ऑपरेशंस का, ट्रेनिंग का, कंप्लायंस का, अटेंडेंस का और क्वालिटी कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। एज अ प्रोसेस हम हर महीना कस्टमर से मिलते हैं। हमारे ब्रांच हेड्स और जो भी सीनियर पदाधिकारी है वो कस्टमर के पास जाते हैं, मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। ये काफ़ी इनफॉर्मल प्रोसेस था, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा था। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहा था। काफ़ी कंसर्न्स आ रहे थे क्योंकि बहुत बार ये मीटिंग मिस हो जाता है, जो मीटिंग में नोट किया गया वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने डिजिटल सीसैट सिस्टम बनाया जिससे कस्टमर स्पेसिफिक क्वेश्चन पे अपना रेटिंग करते हैं और जहाँ भी रेटिंग कमी है उस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं, उसके ऊपर कैसे इम्प्रूव किया जाए वो डिसाइड होता है और समय पे वो चीज़ हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो ये सिस्टम एंड टू एंड हमारा अगेन क्वालिटी और चेक एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए है, जो कि कस्टमर सेंट्रिक है। फिर उसके बाद सेल्स मैक्स की कहानी शुरू हुई। सेल्स मैक्स चूँकि हैंडी नहीं था, और सेल्स मैक्स जो स्टार्ट हुआ वो उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि जो हमारे सेल्स पर्सन जाते थे, तो सेल्स टूलकिट उस वक्त तक तो आईटी बहुत आम हो गया था, हर जगह प्रोजेक्टर लगे हुए थे, तो उनको ऐसा डिवाइस चाहिए था जिसमें अपना वो ऑन द गो कोटेशन भी बना लें, अपना चेक इन चेकआउट कर लें कि हाँ, एज ए प्रूफ कि हाँ मैं कस्टमर के पास गया था। उसी में उनको रेडीमेड प्रेजेंटेशन मिल जाए, वहीं से ईमेल टेम्पलेट हो, टेम्पलेट में बस अपना वो डिटेल भरें और कस्टमर को मेल कर दें। तो सेल्स मैक्स की जर्नी स्टार्ट हुई, उसी के साथ साथ आईऑप्स से स्टार्ट हुआ। आईऑप्स क्योंकि आउटसोर्स मोड में था पूरा, आईऑप्स ही एक अकेला ऐसा पैकेज है जो आउटसोर्स मोड में दूसरी कंपनी ने बना के इम्प्लीमेंट किया है। नहीं तो जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट हैं सब फेल हुए हैं। बना स्टार्ट होता है लेकिन इतना रैपिड चेंजिंग है, आज की रिक्वायरमेंट कुछ और है, कल कुछ और रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस वजह से जो हमारा वेंडर होता था वो भी नहीं उसको कैचअप कर पाता था, और ऊपर से सीआर की लिस्ट इतनी लंबी हो जाती थी कि वो प्रोजेक्ट के कॉस्ट का 2 गुना हो जाता। तो फिर हमने कहा कि मोस्टली स्टार्टिंग के बाद से फिर कंप्लीट हमें इंटरनली करना पड़ा है। आईऑप्स आज भी थर्ड पार्टी मैनेज है। पहले उस वो कंपासाइट नाम की कंपनी है बेंगलोर बेस्ड, उसने बनाया, इम्प्लीमेंट भी कंपासाइट नहीं किया। फिर बाद में कंपासाइट का इंटरेस्ट इंडियन मार्केट में कम हो गया, वो उनका थोड़ा फॉरेन में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि बाहर के प्रोजेक्ट करें।
तो मनीष जो एज ए कंसल्टेंट इसमें काम करते थे, फिर मनीष ने टेक ओवर कर लिया। वो मनीष की टीम मैनेज करती है पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। जो हमारा अप्रेजल का जो होता है, पीएमपी के बेस पे ही अप्रेजल होता है। तो पेपर्स जितने भी मेरा पीएमपी होना है, मैं अपना पेपर पे फिल करके अपनी केपीआई के अगेंस्ट में क्या क्या हमने किया, वो फिजिकल पेपर जमा होता था। फिर वो फिजिकल पेपर मेरे कंट्रोलिंग के पास जाता था, फिर कंट्रोलिंग अपना रिमार्क्स डालते थे, फिर उसके बाद से रिनोवेशन कमेटी के पास जाता था। वो बहुत लेंदी काम था, और एक तो टाइम बहुत कंज्यूम करता था, क्योंकि एक एक पेपर चेक करना पड़ता था। जैसे एग्जामिनर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चेक करता है, वैसे ही ये चेक होता था। तो फिर हमने ये प्रोजेक्ट लिया कि पीएमपी का सिस्टम हम बनाएंगे। पीएमपी का सिस्टम हमने जो स्टार्ट किया, वो क्योंकि हमारे पास रिसोर्स बहुत कम थे उस वक्त। 2013 में आई थिंक 6-7 लोगों की टीम होगी, और इंटरनल काम में ही इतना ज़्यादा बिजी रहते थे उस वक्त। आई थिंक एसएमसी अलग हो चुका था, और कैश तो अभी इंटरनल ही था, एसएमसी अलग हो चुका था। तो दो दो प्रोजेक्ट मैनेज करना पड़ता था। तो हमने आउटसोर्स 2 बंदे आउटसोर्स किए, 2 लोगों को, और उनके साथ मिलकर हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पीएमपी का। करीब 6-7 महीने लगे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। उसके बाद नेक्स्ट पीएमपी हमने सिस्टम से स्टार्ट किया। उसमें सेल्फ असेसमेंट, कंट्रोलिंग का असेसमेंट, डिटर्मिनेशन कमेटी का रिव्यू, ये सब कुछ पीएमपी सिस्टम के थ्रू होता था। बजटिंग नहीं था, बजटिंग का हमने अलग से एक एक्सेल टूल बनाया हुआ था, उसमें बजटिंग होती थी। और उसके बाद इंक्रीमेंट, किसका क्या इंक्रीमेंट होना है, पैकेज, वो सारा काम एक्सेल पे होता था। क्योंकि मैनेजमेंट को करना होता था, तो वो सारा एक्सेल में एक व्यू लेके अपना उसमें करते थे। उसके बाद फिर एक्सेल्स में होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, वो काम हमने ईआरपी में किया। तो ईआरपी के अराउंड जो सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, आईऑप्स हुआ, सेल्स मैक्स स्टार्ट हुआ। उसके साथ हमने ये किया था, पीएमपी वाला सिस्टम भी वो वेब बेस्ड सिस्टम था, क्योंकि जितने यूजर थे ईआरपी के, ईआरपी जो था हमारा वो विंडोज एप्लीकेशन था, वेब बेस्ड नहीं था। तो उसके अलावा जो यूजर थे उनका भी पीएमपी होना था। तो वेब बेस्ड बनाया कि जो जहाँ से चाहे, किसी कैफ़े में बैठ के करना चाहे वहाँ से अपना भर ले, जिसको जहाँ इंटरनेट की सुविधा हो वहाँ से भर लेगा। ईआरपी के अराउंड ही सारे सिस्टम घूमते हैं, जितना भी सेल्स मैक्स हो, आर्क हो, आईऑप्स हो, या एम ट्रेनर हो, सारे सिस्टम ईआरपी के अराउंड ही घूमते हैं। बेस जो हमारा सेंट्रल सिस्टम था वो ईआरपी है। फिर 2018 के अराउंड ये हुआ कि हम जो स्टार्ट करें, बीपीआर स्टार्ट हुआ। 7 फिगर मॉडल जो हमारा ब्रांच का परफॉर्मेंस है, उसको 7 की पैरामीटर पे हम लोग डिफाइन करके, और उनको उस रेशियो पे देखते हैं कि पैरामीटर पे उनका परफॉर्मेंस कैसा है, जिसमें मल्टीपल था। जैसे हम लोग बात करते हैं न्यू सेल्स, उनका न्यू सेल्स कैसा रहा, ऑपरेशंस में उनका कैसा रहा है, जो मैन पावर क्वालिटी है, तो आर्क सिस्टम आ चुका था, तो मैन पावर क्वालिटी वगैरह से भी रिलेटेड था कि मैन पावर क्वालिटी उनका कैसा है, ये भी हम लोग उसमें दिखलाते थे। कलेक्शन उनका कैसा हो रहा है, कलेक्शन से रिलेटेड हम लोग डाटा दिखलाते थे कि डीएसओ क्या है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, पिछले वर्ष के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ कैसा है, या पिछले महीना के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ कैसा है, सब कुछ हम लोग वहाँ पे दिखलाते थे। तो ये जो दिखाने की प्रक्रिया थी ना, सबसे निचले लेवल, अगर हम लोग बात करें ब्रांच, जो मतलब यूनिट तो सबसे लोएस्ट लेवल है हमारा, यूनिट के बाद हमारा ब्रांच आता है। तो ब्रांच के परफॉर्मेंस से लेकर के हम लोग कंपनी, मतलब ब्रांच के बाद से रीजन आता था, जोन आता था, जोन के बाद कंपनी आता था। तो हम लोग हर लेवल पे परफॉर्मेंस दिखलाते थे, सारे पॉइंट्स को जोड़ करके, कि अभी का जो स्थिति है उसके हिसाब से ब्रांच कहाँ है, रीजन कहाँ है, और कंपनी कहाँ है, और जोन का। सो एक तरह का एमआईएस था, ये कंपनी का एमआईएस था। तो सेल्स पर्सन का लाइफ बहुत ईजी हो गया सेल्स मैक्स के बाद से। अब उनका कैलेंडर भी सेल्स मैक्स था, ईमेल भी सेल्स मैक्स के थ्रू भेज सकते थे, कस्टमर के पास बैठे बैठे वो कोटेशन भी बना सकते थे, और हमारे पास भी विजिबिलिटी रहता था कि कोटेशन बना तो गया या नहीं गया, उनका पाइपलाइन का हेल्थ कैसा है। मैनेजमेंट को अब दिखने लगा था कि किस सेल्स पर्सन का पाइपलाइन कैसा है। उसके पहले तक बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक थे। तो जैसा सेल्स में हर जगह होता है कि है तो कुछ नहीं, नहीं सर मेरे पास ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, यहाँ बातचीत चल रहा है, वहाँ से सब कुछ विजिबिलिटी मिलना स्टार्ट हो गया। उस समय सबसे पहले तो ये था कि मार्केट में इतना सोर्स नहीं था कि हम लोग, जैसे इंटरनेट बहुत लिमिट था। बीएसएनएल बंगला साहब के पास जाके आप 100 घंटे का लाइन ले सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उस समय भी चेयरमैन सर ने ऐसा एक अथी निकाला कि हम लोगों ने डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होकर वीसेट बैठाया, जो शायद ही इंडिया में शायद ही 2-4 लोग उस समय थे।
जो प्राइवेट कंपनी में इस तरह का चीज था कि उन्होंने उनका अपना सैटेलाइट के थ्रू भी सेट के थ्रू इंटरनेट आ रहा है उनके ऑफिस में। सर का सबसे बड़ा फायदा था हमारे को ये कि सर के साथ काम करने में, चेयरमैन सर के साथ और जीएमडी सर के साथ, दो सर के साथ काम करने से हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट था वो काफी हुआ। और एसआईएस में जो सर का शुरू से एम था वो आईटी को लेकर शुरू से बड़ा था। हर बार सर हर एक स्टेप में आईटी से रिलेटेड कोई भी चीज नया आए मार्केट में, वो आज भी हो रहा है चेंज, पहले भी था, सर का भी, चेयरमैन सर का भी यही था कि जो भी चीज नया आया वो आईटी में, आईटी से लेकर रिलेटेड सारे चीज हमेशा ये चीज था। साथ चेयरमैन सर का भी कि हम आईटी को कभी नहीं, ये नहीं था कि हाँ ठीक है ये होगा वो कर देना, इस तरह का कोई ऐसा नहीं था। सर का शुरू से था आईटी है, उसको प्रॉपर लोगों को बताओ, उसको मार्केट से हम लोग को समझो। वो हमको ट्रेनिंग देने के लिए भी बहुत बार बोले कि आप जाओ ट्रेनिंग लो, अपना स्किल बढ़ाओ। हम एक क्लास भी किए जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग मिला, हम लोग वहाँ से ट्रेनिंग सीखे उके भी आईटी से रिलेटेड। और मेरा बहुत सा चीज मैं तो घर से सीख के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सर्वर, ये सब तो नहीं आया था। ये सब हमारा एसआईएस में ही ग्रोथ हुआ, हमको मौका मिला, हमको सीखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट में सर के साथ में था, तो प्रोजेक्ट जब भी कोई नया आता था तो उसमें हम इन्वॉल्व होते थे, उसमें मेरा भी ग्रोथ होता था और मुझे सीखने को भी मिलता था और हम मन से काम भी करते थे। और एसआईएस में एक सबसे बड़ी बात है जो आपको हर एक टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली हेल्प करता है, जो कि मैं फर्स्ट टाइम एसडी वैन के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में देखा। 3-3.5 करोड़ के बजट का एसडी वैन लग रहा था ऑफिसेज में, और मैं जब जीएमडी सर से बात किया कि ये हमें लगाना चाहिए, इससे हमें बहुत सारे फायदा होगा, तो उन्होंने 2 सेकेंड भी नहीं लगाया कि अगर ये हमारे ऑफिसेज के लिए, हमारे कंपनी के लिए अगर ये सही चीज है तो आप लगाओ। और हमने इंडिया में पहली बार हमने इसको लगाया और हमने बाकी लोगों को भी बताया। इनफैक्ट सीआईओ कॉन्क्लेव में भी गया था और वहां पे मैंने लोगों को बताया कि हमने 250 प्लस लोकेशंस में एसडी वैन लगाए हैं और परफेक्टली ये चल रहे हैं। तो जो दूसरा रिवोल्यूशन हुआ नेटवर्क के केस में, वो एसडी वैन के रूप में हुआ। तो एसआईएस में हमने सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कभी भी नई कोई टेक्नोलॉजी आए, नई कोई एनहांसमेंट आया है, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है और उसमें एसआईएस का जो मैनेजमेंट है वो बहुत हेल्प किया। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरे जैसे टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए एसआईएस सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है, जहाँ पे एसआईएस की मैनेजमेंट स्पेसिफिकली जीएमडी हमेशा टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करते हैं। कभी भी वो टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करने के लिए मना नहीं करते और नई नई तरह चीजें हमारी पूरी एसआईएस की टीम, जितनी भी आईटी टीम है, सब इवेलुएट करती रहती है और नई नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते रहते हैं। इसके मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करती है, हमेशा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, मार्केट में चेंजेस होते हैं, तो एक टेक्नोलॉजी वाले के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है नए टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना, उसको सीखना, उसके बारे में समझना, ताकि जब तक आप उसको इवेलुएट नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। और हमेशा से एसआईएस, मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है उसमें भी, और बाकी लोग भी बताते हैं जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, हमेशा से बहुत ही अर्ली इम्प्लीमेंटर काइंड ऑफ, जितने भी टेक्नोलॉजी में सोल्यूशन आए हैं उसको एसआईएस पहला होता है जो इम्प्लीमेंट करना होता है। मैं अपने एरिया में आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए जिसमें हमने पहला इम्प्लीमेंट किया। एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 2018-19 में अगर हम वेबएक्स जैसे टूल नहीं लिए रहते तो कोविड के टाइम में हमारे पास कोई टूल नहीं होता कम्युनिकेशन के लिए। तो जबकि वो 1 साल हम कोई यूज नहीं किए, सिर्फ ट्रेनिंग हो रहा था, तो वेस्टेज ऑफ मनी था। लेकिन चूंकि वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी था आज के डेट में, लेकिन हमने उस टेक्नोलॉजी को यूज करना 2019 में स्टार्ट कर दिया था। और मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन उन्हीं के साथ रहा है। उनके दिमाग में भी हमेशा कुछ ना कुछ नया आइडिया आता रहता है और वो बतलाते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो इसको। और मेरे पास भी अगर कुछ आता था तो मैं बेधड़क जाके उनको बतलाता था। अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे अभी आईओप्स आया है, या फिर हम लोगों ने अभी जस्ट रिसेंट माई एसआईएस जो लॉन्च किया है, 2019 में लॉन्च किया। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो 2010 के आसपास से इसके बारे में हम लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी थी। मैनेजमेंट का जो यहाँ पे व्यू रहा है, उनका अपने लिए नहीं रहा है, वो हमेशा ब्रांच के बारे में भी हमेशा कंटिन्यूसली सोचते रहे कि यहाँ पे तो कनेक्शन आ गया लेकिन ब्रांच के पास फैसिलिटी नहीं है, उसको कैसे किया जाए। मैंने एक और प्रोजेक्ट किया था उस समय, MPLS, सेम चीज़ था। जिस समय अकाउंट्स नहीं जानता था, उसी तरह से मेरे पास प्रॉब्लम आया था कि भाई ब्रांच में इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, बार बार डाउन हो जाता है, उसको भी सॉल्व करना है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं कैसे होगा, नहीं होगा। तो उसमें फिर MPLS पता करते करते चला MPLS, जिस उसमें अकाउंट्स नहीं जानता था, मैं MPLS भी नहीं जानता हूँ वेरी फ्रेंकली। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जानता था और
बतला दिया। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी था, कॉस्ट भी उसका बहुत मेजर था, लेकिन फिर भी 100+ लोकेशन पे हम लोगों ने एमपीएस शुरू करवाया। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का विजन जो है हमेशा रहा है कि हमेशा ऐसा करो कि तुम्हें देख के लोग करें, हमें कॉपी नहीं करना है, हमें देख करके लोग कॉपी करें। अपना इमेज ऐसा बनाओ कि कोई भी कुछ देखे दूसरी इंडस्ट्री के पास तो नहीं, ऐसा तो मैंने एसआईएस में देखा था। एक बड़ा छोटा सा चीज़ है, पता नहीं जेएमडी सर को याद होगा कि नहीं होगा, ये 2014 की बात है। हम लोग एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो कंटिन्यूसली हमारा इंटरेक्शन होते रहता था कि डेटा दो या अब क्या पोजीशन है या नहीं है ये। तो हमको कुछ दिए बनाने के लिए कि ये चीज़, ये काम को पूरा करो और ये आज ही पूरा कर देना है इसको। तो मैं उनके रेसिडेंस पे मोटा मोटी रात को 9-10 बजे के आसपास तक रेसिडेंस में ही था, पटना की बात है ये। और वहाँ के बाद फिर हम लोग साथ में खाना वगैरह खाएँ और निकल गए। सर बोले कि इसको आज ही पूरा कर देना। मैं सर आप निश्चिंत रहिए, जब तक पूरा नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं। मैं आ गया, पूरी रात जग करके मैंने काम को पूरा किया। उसमें भी रात को 2 बजे के आसपास सर का नींद खुला होगा तो फ़ोन हमको लगा दिए। अरे क्या कर रहे हो? तो हम बोले सर कुछ नहीं, हम बस इंतज़ार कर रहे थे कि आप फ़ोन कीजिएगा। तो आप ही का फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोग इस तरह का टाइम यहाँ पे स्पेंड किए हुए हैं। देन अगर आप चेयरमैन की बात कीजिए, तो चेयरमैन का एक चीज़ था, वो कम्युनिकेशन में बहुत बिलीव करते थे, या अभी भी करते हैं, बहुत कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं हमारे चेयरमैन सर। समय-समय पे, जैसे उस समय तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे नहीं थी, तो उनको था कि जब मैंने आर्क सिस्टम लाया था, तो उसमें मैसेजिंग का उसमें हम लोगों ने यूज़ किया था ओटीपी जनरेशन वगैरह करने के लिए। तो वो सोचे कि भाई ये जब ओटीपी मंगा सकता है तो तुम मेरा एक और काम करो। हम बोले बोलिए। हम चाहते हैं कि मेरा मैसेज गार्ड तक पहुँचे। आर्क सिस्टम में एक मैंडेटरी हम लोगों ने रखा हुआ था कि मोबाइल उसके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, या उसका हो या फैमिली का हो। तो बोले कि जब मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है तो मेरा कम्युनिकेशन गार्ड तक जाना चाहिए। तो हर फेस्टिवल में, उसमें दीपावली हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, छठ हुआ, मैं कहीं भी रहूं, सर का मैसेज टाइप करके मेरे पास आ जाता था कि जितने भी लोगों का नंबर है, सबको मेरे नाम से मैसेज करो। तो उस तरीके का मैसेजिंग हम लोग करते थे। और कुछ भी होता था सर का, कुछ भी उनको मैसेज देना है, नहीं देना है, तो हम लोग करते थे। उस समय तो या तो मोबाइल के थ्रू मैसेज जाता था। तो याद है एक बार मैसेज बहुत ज़्यादा भेजना था, हम लोग ने 10-12 मोबाइल खरीदा था और 10-12 सिम खरीद करके और उसको सॉफ्टवेयर बना करके उसके थ्रू हम लोगों ने मैसेजिंग कराया था। बाद में बल्क मैसेज का कॉन्सेप्ट आया, फिर हम लोगों ने कई सालों तक बल्क मैसेजिंग के थ्रू इस काम को किया। जब बल्क मैसेजिंग आ गया तब तो बहुत आसान हो गया था। हम लोग 1 शॉट में 1-1 लाख लोगों को मैसेज भेजते थे। अब तो माई एसआईएस आ गया, इसमें तो हमारा अपना प्लेटफॉर्म है कि अगर हमको किसी को वीडियो भेजना है, मैसेज भेजना है, तो कुछ भी हम लोग एक 1 गो में भेज सकते हैं। तो जब हमारे पास माई एसआईएस नहीं था, तभी चेयरमैन को था कि हम जुड़े लोगों से और अपना मैसेज भेजें, तो वो काम भी हम लोग करते थे। कोविड के समय एक ही चीज़ था कि हमारा उस समय जब सबको लोग को निकाला जा रहा था, एसआईएस में था कि लोग आ रहे थे, जो भी लोग आ रहे थे उनका रिक्रूटमेंट हो रहा था और हम लोग उसका रिक्रूटमेंट थ्रू मशीन के थ्रू कर रहे थे। हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की तरफ था कि वो लड़का आएगा, वो मास्क लगा के ऑफिस में एंट्री करेगा, विदाउट मास्क लगाए हुए एंट्री नहीं करेगा, उसका प्रॉपर चेकअप होगा, कोविड का सर्टिफिकेट देगा। वो सारे जितने भी लड़के होंगे जिनका कोविड का सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को रिक्रूटमेंट करना होता था। विदाउट कोविड के सर्टिफिकेट वाले लड़के को हम लोग रिक्रूटमेंट नहीं करते थे, एज पर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन था। वो कोविड का सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर में अपडेट होता था, फिर वो कोविड के वेबसाइट से द्वारा जाके वो वेरीफाई होता था कि हाँ ये सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। और जब वो सर्टिफिकेट सही होता था, करेक्ट होता था, तभी जाकर उस लड़के का रिक्रूटमेंट होता था। कोविड से पहले का एक सिनारियो बताना चाहूँगा। एक बार जीएमडी बुलाए और बोले कि हमारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एसआईएस ग्रुप में लगा हुआ है उसको अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड करने के साथ साथ हमें ये देखना है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे सोल्यूशन हो वो सारे डिवाइसेस के साथ काम करे, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट के साथ काम करे, लैपटॉप के भी साथ काम करे, मोबाइल के साथ भी काम करे। कोई आदमी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर फोन के थ्रू भी ज्वाइन करना चाहे, ऑडियो कॉल के थ्रू, वो भी ज्वाइन करे। 2018-19 की बात है, तब हमने बहुत सारे सोल्यूशन इवेल्युएट किया और हमने वेबएक्स, सिस्को का वेबएक्स सोल्यूशन हमने लगाया 2019 में, और हमने ऑलमोस्ट 6 महीने स्ट्रगल किए उसको लोगों के थ्रू इम्प्लीमेंट कराने के लिए कि फिजिकल मीटिंग से हमें वर्चुअल मीटिंग पे शिफ्ट करना चाहिए, और बहुत हमने स्ट्रगल किए हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। लेकिन जब कोविड आया उस टाइम पे सिस्को वेबएक्स हमें बहुत हेल्प किया, और जीएमडी सर की दूरदर्शिता उस टाइम हमारे पास एक ऐसा टूल दे के रखा, क्योंकि 6 महीने हमने लोगों को ट्रेनिंग दिया, कुछ न कुछ सारे लोग यूज करते थे।
तो जो कोविड का पूरा जो टाइम रहा है, चाहे फेज 1 हो या फेज 2 हो, उसमें वेबएक्स बहुत ही यूजफुल टूल रहा। हमारे सारे ऑफिसेस खुले थे, सब लोगों से जीएमडी को या बाकी मैनेजमेंट के लोगों को या ब्रांच से रीजनल ऑफिस के लोगों को, सब लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन का मीडियम था। और उसके साथ साथ जो हमने एसडी वैन में जो 18-19 में जो हमने इन्हांसमेंट किया था, उसकी वजह से कोविड में भी हमारा परफेक्टली सारा नेटवर्क चला। उस टाइम हमारे ऑफिसेज में चूंकि वीडियो की डिमांड ज़्यादा हो गई, अचानक से वीडियो मीटिंग्स काफ़ी होने लगे, तो हमने ऑन द फ्लाई सारे आईएसपी को बोल के, क्योंकि उस टाइम पे आईएसपी की डिपेंडेंसी है, चूंकि हमने सॉफ्टवेयर डिफाइन वैन लगा लिया तो आईएसपी की डिपेंडेंसी खत्म हो गई थी। तो हमने जहाँ से जो आईएसपी मिला, हमने सारे लोकेशंस में अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में हमने बैंडविड्थ अपग्रेड किया। और कोविड के टाइम में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्टली काम कर रहा था, कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी कोई भी एप्लीकेशन यूज करने में, और कोई भी सिक्योरिटी का लैप्सेस नहीं हुआ। इस तरीके से हमने कोविड में भी मतलब जो हमारे प्रोएक्टिव अपग्रेड का जो अप्रोच है एसआईएस का, वो हेल्प किया। और हम लोग विदाउट डाउन टाइम, विदाउट ट्रैवल हमारे एसआईएस की ऑपरेशन चलती रही। कोविड क्राइसिस में हमारा आईटी सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल रहा, बिकॉज जितने भी सिस्टम्स लगे हुए थे और जिस तरीके की क्राइसिस हुई, उसमें एकदम फास्ट रिस्पांस देना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लोगों को ट्रेन करना कि कैसे जान की रक्षा की जाए, कैसे खुद की रक्षा की जाए। तो कैसे हम 15,000 के ऊपर साइट्स था हमारा, किस तरीके से हम उन्हें ट्रेन करें, ये एक चैलेंज था। हमने क्विकली ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाया, हमने एसओपीज बनाए, पोस्टर्स बनाए, और हर साइट पर उसे लगाया गया और ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग हमारा एम ट्रेनर का प्लेटफॉर्म काफ़ी यूजफुल रहा। तो जो साइट पे हम, बड़े साइट्स पे हम ट्रेनिंग वैन्स भेज करके लोगों को ट्रेन कर पाए, उसके द्वारा मोबाइल पे हम कंटेंट भेज पाए, एकदम क्विक वीडियोस। जैसे जैसे हमें पता चलता था कि कैसे और सेफ्टी बढ़ाया जाए, हम हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया कंटेंट क्रिएट करके उसे हर लोगों तक पहुंचाते थे। इससे ना कि सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज की डेथ रेट कम रही, हमने अपने कस्टमर के लोगों को भी काफ़ी ट्रेन किया और उनको भी इससे काफ़ी हेल्प हुआ। जो ट्रेनिंग हम लोगों ने हर एम्प्लॉय तक पहुंचाया, उसको ट्रैक किया कि सबने देखा कि नहीं, ये हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरा सिस्टम था। टेक्नोलॉजी बेस्ड हम उसे डिलीवरी और उसका ट्रैकिंग करते थे, सो दैट जहाँ पर नहीं हुआ है उसे फिर फॉलोअप करके कराया जा सके। ये टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो 1.5 लाख लोगों को ट्रेन करना और हर दूसरे दिन तीसरे दिन अपडेट्स देना, उनको नए चीज़ पे, नए तरीकों पर ट्रेनिंग करना, ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन था और इतने लोग हम कहाँ से ट्रेन कर पाते। तो टेक्नोलॉजी था तो हम ये कर पाए, टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो पता नहीं क्या होता। काफ़ी सालों में जो हमने टेक्नोलॉजी इंफ्रा पे इन्वेस्ट किया, उसका सही उपयोग कोविड के समय में हुआ, जब हम अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर पा रहे थे। हम एम ट्रेनर के प्लेटफॉर्म को लोगों को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर पा रहे थे। ट्रैक करके हमें पता चलता था कि किस जगह पे, किस साइट पे किस लोगों ने अभी तक कंटेंट देखा नहीं है, उन्हें फॉलोअप करके ट्रेनिंग दिया जा रहा था। और ये एक बार ट्रेनिंग देने की बात नहीं थी, हमें हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अपडेट देना पड़ता था, कैसे प्रिकॉशन लिया जाए, कैसे अपनी सुरक्षा की जाए। तो टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा। जिस समय लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि हर जगह पे अटेंडेंस लगना बंद हो गया, क्योंकि बायोमेट्रिक था, और बायोमेट्रिक यूज़ करने से कोविड और फैलता, कहीं मेडिकल इमरजेंसी है। तो इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्प किया, सो डैट समय समय पे क्या पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा हर साइट पर, उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए। प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो रिक्रूटमेंट होता था सभी जगह ब्रांचेज में, तो वहाँ कोई हाइट वेट नापने का कोई मशीन नहीं होता था। जो भी आया सबका रिक्रूटमेंट हो गया, और उसमें उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। वो डॉक्यूमेंट था भी तो बना और पटना गया, उसको कोई चेक करने का कोई प्रोसेस नहीं था। मतलब मोटा मोटी जो लड़का आया उसका बहाली हुआ, कोई क्यूआर नहीं डिफाइन था कि वो लड़का किस क्वालिटी का होगा। एक लड़के को गार्ड को बहाली करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उस लड़के का क्या क्यूआर होगा, क्या क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं डिफाइन था पहले। बस पहले था कि रिक्रूटमेंट हो जाना है और कुछ बेंचमार्क था पहले कि हाँ इस हाइट का है, लेकिन वो हाइट है कि नहीं है वो कुछ भी नहीं। सिंपल सा मैनुअल ईआरपी में एंट्री कर दिया जाता था कि हाँ ये हाइट है, ये वेट है, ये चेस्ट है। तो सर ने बोला, जेएमडी सर ने बोला नहीं ये नहीं, अब हम लोगों को एक नया सॉफ्टवेयर के साथ एक मशीन के साथ चाहिए, जिसमें मशीन और सॉफ्टवेयर में कोई ह्यूमन आदमी आकर उसमें इंटरफेयर नहीं करे कि हाइट का वो जाके लिख रहा है कि 167 है कि 166 है। ऐसा मशीन चाहिए हमें जिससे सीधा वहां से डाटा आए और आर्क से सिस्टम में आए और डॉक्यूमेंटेशन। फिर एक टीम बना जिसमें सीएफओ सर, सामंत, जेएमडी सर और हम बाद में इन्वॉल्व हुए। ये 4 आदमी का लोगों का हुआ, जिसमें उन्होंने सारे चीज को, सामंत ने वो मशीन को फाइनली चेन्नई से फाइनल किया, एक मशीन जिसके आधार पर क्यूआर सारा ऑफिस ऑर्डर सीएफओ सर ने लिखा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस क्वालिटी का क्या क्या, उसका हाइट का क्या क्यूआर होगा, हाइट कितना होगा, वेट, वो 6 पैरामीटर पर उन्होंने इसको निकाला कि अगर किसी भी व्यक्ति का क्यूआर देखा जाए तो 6 क्यूआर, हाइट, वेट, चेस्ट, एजुकेशन और एज, ये 6 पैरामीटर पर उनका हुआ। और मशीन ऐसा सामंत ने लाया इसमें मैनुअल एंट्री नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिक। उसके बाद हुआ कि जो सिस्टम आया और जो डॉक्यूमेंट है उसको कोई सेंट्रलाइज वेरीफाई करे। सिस्टम तो हाइट वेट कर देगा, लेकिन डॉक्यूमेंट को जो है वो कैसे वेरीफाई होगा। तो उसके लिए हुआ कि एक टीम बना जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया कि आप एक टीम के साथ रहेंगे जहां ये टीम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट का टीम होगा वो एसआईएस का स्टाफ नहीं होगा, वो थर्ड पार्टी होगा, जिनको ये बता दिया गया कि ये क्यूआर है, इनके लिए 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म, आधार, बैंक अकाउंट का चेकबुक, आप एसआईसी का पासबुक, अगर एक्सपीरियंस है तो पीएफ का पासबुक, अगर आप कहते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट उनसे लेना है। वो सारे डॉक्यूमेंट वो अभी प्रोसेस करते हैं ब्रांच में। जब प्रोसेस होता है तो यहाँ सेंट्रलाइज टीम उसको चेक करता है, चेक करने के बाद उनको फिजिकल कराया जाता है, फिजिकल करने के बाद अगर वो पास हो गए तो वो उनका आई कार्ड जनरेट हो गया, अगर नहीं पास हुए तो फिर वो एसआईएस में रिक्रूटमेंट नहीं है जो बिना मशीन के द्वारा होगा। आपको एसआईएस में ज्वाइन करना है तो आपको एनी हाउ मशीन के थ्रू ही पार करना होगा, अदरवाइज आप नहीं हो सकते रिक्रूटमेंट। हम लोग कभी कभी 56,000 गार्ड जो है ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट करते हैं। और जीटीओ मतलब ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम एसआईएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम फ्यूचर सिक्योरिटी लीडर्स बनाते हैं। और टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है शुरू से। 2003 में हमने पहली बार इम्प्लीमेंट किया था ऑनलाइन असेसमेंट, जो हर जगह पहले जा कर के पेपर पे टेस्ट लेना पड़ता था, हमने उसको ऑनलाइन किया। ऑनलाइन करने के अलावा, असेसमेंट के अलावा, हमने बहुत सारा इनिशिएटिव्स इस पे लिया है। हर साल कुछ ना कुछ हम इसमें इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि हमने क्लासरूम जो पहले बुक बेस्ड एंड फिजिकल ट्रेनिंग बेस्ड था उसको फिजिकल किया। उसमें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ हम डिजिटल क्लासरूम बनाए, डिजिटली हम ऑफिसर्स को पढ़ाते थे। हमारा एक यूनिक प्रोग्राम के अंदर में हमारे एक यूनिक चीज़ है जो केस स्टडीज़ है। जो इंडस्ट्री के केस स्टडीज़ हमने सालों में जो हमने जमा किया है, जो हम एक्सपीरियंस किए हैं, उस चीज़ का, जैसे हार्वर्ड्स बिजनेस रिव्यू का केस स्टडी रहता है, हमारा खुद का वो केस स्टडी रहता है। हमारे जो पुराने ब्रांच हेड्स और जो कमांडर्स साइट पे एक्सपीरियंस किए हैं उसको वो केस स्टडी में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर्स हमारे पास आते हैं वो उससे बेनिफिट होते हैं। उसके अलावा हमने जीटीओ में और भी चीज़ लास्ट फ्यू इयर्स में इम्प्लीमेंट किया है, जो कि मोबाइल बेस्ड ट्रेनिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली। इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हम उन्हें टाइम टू टाइम, जैसे क्लासरूम में जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन के लिए डिजिटल कंटेंट देते हैं, असेसमेंट्स रहता है, सो दैट वो बहुत अच्छे से टॉपिक्स को समझ पाएँ और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ फील्ड में। एसआईएस के क्वालिटी में मैन पावर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैन पावर का क्वालिटी असेस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे उसका हाइट, उसका एज, उसका वेट, क्या पढ़ाई किया है, कितना नॉलेज है। ये जब मैनुअली होता था तो बहुत बायसेस होते थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिससे अक्रॉस ब्रांचेस ये स्टैंडर्डाइज हो। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑटोमेटेड रिक्रूटमेंट कियोस्क को डिज़ाइन किया। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी गार्ड भर्ती होने के लिए आते हैं वो इस सिस्टम में अपना डिटेल देते हैं, उनका वेट लिया जाता है, उनका मेजरमेंट सारा लिया जाता है और उनके स्किल को असेस किया जाता है। सारा डॉक्यूमेंटेशन स्कैन होता है और इसका रिकॉर्डिंग होता है, सारा डिजिटली कैप्चर होता है, सो दैट जो भी हमारा बेंचमार्क है, जैसे एज है इसके
नीचे नहीं होना चाहिए, सो दैट बच्चा कोई गार्ड भर्ती ना हो, हाइट कम ना हो, वेट कम ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए थोड़ा हट्टा कट्टा लोग है वो ज़रूरत होता है। तो ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया और ये 2015-16 में इस सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ और आज हर जगह ये स्टैंडर्ड वे में इम्प्लीमेंटेड है। हम लोग एक-एक गार्ड को मेजर करते हैं और क्वालिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रिक्रूट होता है। अगर क्वालिटी में कुछ कमी है तो हम लोग उसको रिक्रूट कर नहीं सकते, ब्रांच के पास पावर नहीं है, फॉर एनी रीज़न अगर उसको करना भी होता है तो उसका एक प्रोसेस है, एक्सेप्टेबल लिमिट में होता है तो उसका अप्रूवल लेना पड़ता है और उसके बाद ही वो इंडक्ट होता है एसआईएस में। एम ट्रेनर जो सिस्टम है, एक ये मोबाइल ट्रेनिंग का सिस्टम है। जब हम लोगों को मैंडेट मिला कि ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जो हर साइट पे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि गार्ड को एक बार जब ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग दे करके हम लोग फील्ड में भेजते हैं, वो पूरे इंडिया में कहीं भी उनको ड्यूटी मिलता है। तो बहुत सारा साइट्स था हमारा, ट्रेनिंग देना एक डिफ़िकल्ट टास्क बन गया था, क्योंकि ट्रेनर आप कितना हायर करोगे? हज़ारों साइट है, हर साइट के ऊपर आप ट्रेनिंग ऑफ़िसर को भेज नहीं सकते हो। तो हमने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो एम ट्रेनर का नाम है, उसका हम लोगों ने डिज़ाइन किया और इसको इम्प्लीमेंट किया अक्रॉस ऑल साइट्स एंड ऑल ब्रांचेस, जिससे हम कुछ ट्रेनिंग ऑफिसर्स जाते हैं साइट पर। हमारा एक एम ट्रेनर का वैन है, वैन में सारा ईवी सिस्टम लगा हुआ है और ईवी के माध्यम से हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। वैन के अलावा हमारे पास दूसरा है जो छोटे साइट में जहाँ पर वैन नहीं लगाया जा सकता या किसी थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे जो साइट है उसके लिए हम टैब में सारा कंटेंट डिजिटली देते हैं। ट्रेनिंग ऑफिसर जा करके उन्हें टैब से पढ़ाते हैं और थोड़े दिन पहले जब मोबाइल सबके पास होने लग गया तो हम लोगों ने एम ट्रेनर मोबाइल का डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट किया, जिससे आप पर्सनलाइज्ड कंटेंट कि गार्ड किस जगह पर है, किस इंडस्ट्री में है और उसने क्या-क्या ट्रेनिंग पहले लिया हुआ, उसके बेसिस पे उसे ट्रेनिंग कंटेंट असाइन होता है, सो दैट जब वो अपना ड्यूटी करे वो अच्छे तरीके से कर सके। जब गार्ड को मूव किया जाता है एक साइड से दूसरे साइड, तो अगर वो सेक्टर का चेंज है या फिर उस कस्टमर स्पेसिफिक ट्रेनिंग का कहीं रिक्वायरमेंट है, तो एम ट्रेनर मोबाइल के माध्यम से उसे इंस्टेंटली कंटेंट भेजा जाता है। एसआईएस नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो गई थी, बट हमें ये लगता था कि हमें क्वालिटी को और इम्प्रूव करना चाहिए। नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हम लोग अपने आप को नहीं देख पा रहे थे और इसके लिए हम लोगों ने एक एनक्यूसी का सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड केपीआईज बनाया गया। डिफरेंट फंक्शंस जैसे रिक्रूटमेंट है तो क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट को हम यहाँ ट्रैक करते हैं कि कैसे हम बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स को एसआईएस में भर्ती कर पाएं। तो उसके लिए जो भी पैरामीटर्स है उसको हम ट्रैक करते हैं। रिक्रूटमेंट में बेस्ट ट्रेनिंग, टाइमली ट्रेनिंग कैसे दिया जा सके, उस चीज़ के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग के केपीआईज बनाए, उसको हम ट्रैक करते हैं इन टर्म्स ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट। से ज्वाइनिंग के नए समय 2011-12 के आसपास की बात है। तो एक बार मैं उनके पास गया हुआ था, किसी काम से उन्होंने बुलाया था। तो उसी समय उन्हें याद आया कि कुछ कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट थी, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया का उन्हें गार्ड चाहिए था। उसका हाइट और वेट से रिलेटेड कुछ डेटा उन्हें चाहिए था, उसके बेसिस पे कॉन्टेक्ट होना था। तो बोले कि सामंत, अभी जो हमारा ईआरपी सिस्टम है, मैनुअल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सभी का उसमें हाइट 170 सेंटीमीटर है, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा सॉल्यूशन तुम लाओ या ऐसा कुछ सोचो कि ये डेटा करेक्ट हो और कभी भी कोई मुझसे डेटा मांगे तो सिंपल बटन क्लिक पे हमारे पास अवेलेबल हो। तो उस समय तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था। मैं नीचे आया, मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे भी टाइम स्पेंड करता हूँ और नया-नया टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा पढ़ते रहता हूँ, अलग-अलग डिवाइसेज़, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो सेम डे, जिस दिन की बात है, सेम डे लगभग आधे 1 घंटे के अंदर में मैंने एक डिवाइस फाइंड आउट किया कि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। तो मैंने तुरंत ही उसका प्रिंट आउट लिया, तो जिसमें हाइट, वेट मेजरमेंट होता और उसमें ऑप्शन था कि वो RS-232 पोर्ट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हमारे कंप्यूटर में हो सकता। तो मैं तुरंत से प्रिंट आउट लिया मशीन का और उनके पास लेकर के गया। तो बोले, यार हम तो सोचने में इतना टाइम लगा दिया, तुम तो आधे घंटे में हमको सोल्यूशन ला करके दे दिए। तो 2011 के आसपास हम लोगों ने उस पर फिर काम शुरू किया और लगभग 2 साल लगा। मशीन जो था, मशीन में कस्टमाइजेशन भी हम लोगों ने करवाया। चेन्नई में जाकर के हम लोगों ने मशीन डेवलप करवाया, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस था उसको करवाया और 2013 में हम लोगों ने आर्क सिस्टम को लॉन्च किया। तो काफ़ी वो उसमें मेजर सॉफ्टवेयर था। पूरे मैनुअल रिक्रूटमेंट, मैनुअल प्रोसेस को पूरे हम लोगों ने डिजिटाइज किया। उसके पहले तक हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट होते थे वो डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्मेट में आते थे, फिर उनको स्टोर करना, फिर वहाँ से
पटना डिस्पैच करना और फाइल बाई फाइल मैनेज करना, जब भी ज़रूरत हो उसको निकालना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो वो सारा कुछ हम लोगों ने आर के थ्रू सॉल्व किया, तो एवरीथिंग इज़ डिजिटाइज आफ्टर दैट। तो एक बटन क्लिक पे आज किसी भी सिक्योरिटी गार्ड का हम लोग बायोडाटा निकाल सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया है उसने, उनका स्टेटस क्या है, तो अवेलेबल होता है। आर्क, इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दिस इज़ ऑटोमेटेड रिक्रूटमेंट कियोस्क। सो आर्क सिस्टम एक तो हमारा जो हाइट वेट जो मशीन के बारे में मैंने बताया वो एक वो मशीन है, उसके बाद उसमें बायोमेट्रिक लगा हुआ है, प्लस वो कंप्यूटर से अटैच है। तो ये कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिजिटाइज करता है और काफ़ी आसान करता है। इसमें हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया भी लगा रखा है कि जैसे एक आदमी अगर आता है, अपना सारा डिटेल देता है कि जैसे उस अपना एजुकेशन डिटेल दिया, एक्सपीरियंस डिटेल दिया, उसका हम लोगों ने मेजरमेंट किया, तो एक पैरामीटर हम लोगों ने डिफाइन, स्कोरिंग पैरामीटर है। स्कोरिंग पैरामीटर के बेसिस पे सिस्टम इंस्टेंटली डिसाइड कर लेता है कि क्या स्कोर मिला डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे, और वो हमारे लिए कितना सूटेबल है या किस तरीके का मैन पावर है। तो उसको हम लोग उसके बेसिस पे मार्किंग करके और फिर हम लोग उसको या तो पास करते हैं या फेल करते हैं। जो कैंडिडेट पास हो गया, फिर हम लोग इंस्टेंट आई कार्ड जनरेट करके उसको आई कार्ड भी दे देते हैं। तो वहाँ से वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। जो फिर रिजेक्ट हो गया कैंडिडेट, जो हमारे सूटेबल नहीं है, तो फिर हम लोग उसको अब हायर नहीं। We are actively working on next generation technology to improve our efficiency across processes and systems. And to name few, we are working on generative AI, natural language processing, augmented reality, agent का मेस बना रहे हैं जो सेल्फ सर्विस को फुल करेगा। सेल्फ सर्विस से हमारा काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व खुद से होगा। अलग अलग सिस्टम से हमारा एजेंट बात करे, तो ये एआई के सिस्टम्स हम बना रहे हैं। सो बेसिकली future of technology I can see as a right balance of systems and process across people, process and technology. Upcoming technologies at SIS will help our employees improving their productivity, their efficiency, and that in turn will help company optimizing resources and cost. In today's world, there are just two types of people, professional people left. One is technology creator, another is technology user. अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो हमेशा हम लोग आगे ही सोचते हैं। जिस समय एंड्रॉयड नहीं आया था, तो उस समय से हमारा विजन था कि अटेंडेंस डेली बेसिस पे हमारे पास कैसे आए और एक्यूरेट आए। सिम्बियन ओएस उस समय था, पता नहीं अब बहुत लोगों तो नाम भी नहीं सुने होंगे सिम्बियन ओएस का। मैंने उस पे बोला था मैं उस पे काम करूंगा, लेकिन वही चैलेंज और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो उस समय बजट कॉन्स्टेंट था, जिसके कारण उसमें वो नहीं हुआ, और डिवाइस भी बहुत हैंडी नहीं था। उसी पे याद पड़ा जब मैंने वो दिखलाया था, ला करके दिखलाया था, तो उसके बाद नहीं कुछ हैंडी लाओ, तो मैं चाइना भी गया था और वहाँ से मैं एक हैंडहेल्ड डिवाइस लेकर के आया था। इतना बड़ा सा था डिवाइस, वो भी विन सी पे था। वो एंड्रॉयड तो उस समय तक नहीं आया था, लेकिन उसके अंदर जो विंडोज़ का एक एम्बेडेड प्लेटफॉर्म है, जो भी जैसे आप कोई भी मॉल या कहीं पे जाते होंगे तो जो कियोस्क उनका सिस्टम होता है जिससे वो लोग बिलिंग करते हैं, तो विंडोज़ सी पे जनरली पहले वो वर्क करता था। आज तो विंडोज़ पे आ गया। तो उस डिवाइस के अंदर विंडोज़ सी था, उसमें पेन भी मिला हुआ था, पेन से टाइप करना, कीबोर्ड वगैरह भी था, और उसमें फिंगरप्रिंट रीडर था, प्रिंटर लगा हुआ था। तो जब वो डिवाइस मैं लेकर के आया था, तो आईओप्स का जन्म जो हुआ है उस डिवाइस को देख करके हुआ था कि नहीं इसमें ये चीज़ होता है, इसको हम लोग चेकिंग पर्पज से यूज़ करेंगे, इसमें फ़ोटो भी लिया जाता है। तो वो आगे चल करके आईओप्स का आया कि नहीं, मतलब हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो सब कुछ को मतलब फिंगर वेरिफिकेशन हो सके। तो उसमें तो फिंगर प्रिंट ही था, उसमें तो फेशियल रिकॉग्निशन से लोग उतना नहीं था। आज फेशियल रिकॉग्निशन आ गया, तो उसमें वही पर्पस था कि कुछ इस तरह का डिवाइस हो तो फिंगर ले ले। तो आज सिस्टम में मैंने जो बायोमेट्रिक लगाया था उसका भी पर्पस यही था, जब जरूरत पड़े तो हम लोग फिंगरप्रिंट रीडर पे उंगली लगवा करके वेरीफाई कर ले कि दिस इज द करेक्ट पर्सन और नॉट। लेकिन अब तो हम लोग फेस से वो काम कर लेते हैं। उसी तरीके से क्या करता है मतलब बाहर के देश कैसे काम करते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का कैसा फ्लो है, उसके लिए भी मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था। मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ। वहाँ पे जब 2008 में ही परचेज हुआ था जो हमारा वहाँ पे एमएसएस कंपनी है, उस समय चब सिक्योरिटी के नाम से था, तो अब एमएसएस है। तो मैं 2010 में वहाँ पे भी गया था, तो वहाँ से भी मैं देख करके आया था कि उनका कैसा सिस्टम है, कैसे वो लोग काम करते हैं। तो जो मैंने एसआईएस में जो एमआईएस इम्प्लीमेंट किया था, वहाँ से आने के बाद वो जिस तरीके से काम करते थे, तो मेरे अंदर था कि नहीं वहाँ से आए हैं तो अपने यहाँ कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे। तो जो मेरा पुराना जो एमआईएस सिस्टम था, फिर मैंने उसको चेंज किया उनके अकॉर्डिंगली।
तो वो लोग जो काम करते थे, तो उससे मैंने आइडिया ले करके यहाँ पे MIS जो फर्स्ट टाइम मैंने फिर बनाया था, ड्रिल डाउन टू द लोएस्ट लेवल। अभी तक क्या था कि यहाँ के MIS में हम लोग केवल ब्रांच लेवल पे ही देखते थे कि पूरे ब्रांच लेवल पे क्या हो रहा है। तो मैंने MIS फीचर दिया ब्रांच को भी कि वो ड्रिल डाउन होकर के यूनिट लेवल तक पे जा करके देख सकते थे कि किस यूनिट का कैसा परफॉर्मेंस है, क्योंकि कंपनी हमेशा चाहता था कि कुछ नया हो और हमेशा टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, तो कंपनी भी सपोर्ट किया और मैंने भी का फ़ायदा उठाया। जितना फ़ायदा मुझे उठाना चाहिए मैंने सारा फ़ायदा उठाया वहाँ पे। SIS में बहुत विकास हुआ। पहले कलम से पे शीट तैयार होता था, अब कंप्यूटर से शीट इसमें तैयार हो रहा है। मतलब इंडिया में नंबर 1 पर हमारी SIS चल रहा है। मैं संस्था में बहुत जगह ड्यूटी किया हूँ, बहुत जगह क्राइम भी देखा, बहुत जगह लड़े। चासनाना में भी बहुत हम लोग तलवार उलवार से जाकर जगह साफ कर कर के ड्यूटी फील्ड में किया। उसके बाद मेरा संस्था बहुत अच्छा लगा। मेरा संस्था बहुत छोटा था, आज के डेट में बहुत डेवलप कर लिया है, बहुत बड़ा हो गया है। आज की इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरा संस्था चालू है। चास नाला यूनिट जैसे साल विशाल यूनिट था, उसमें मार झगड़ा सब हुआ, उसमें भी डट कर हम लोग ड्यूटी किए। फिर वहाँ से कलकत्ता गए, कलकत्ता बरईपुर ऐसी सब जगह ड्यूटी किए। फिर पटना में ड्यूटी किए। अभी मैं सासाराम में फ़िलहाल ड्यूटी ASI में कर रहा हूँ सर। जनवरी 1989 से कार्यरत हूँ। मैं अनेकों जगह काम किए, बिहार के बाहर अदर स्टेट में भी बहुतों जगह रहे। ड्यूटी सभी जगह हम लोग सभी ढंग से मुकाबला किए, चाहे तो शारीरिक परिश्रम करके या मानसिक परिश्रम करके संस्था को वफादार काम किए। SIS एक बिहार के मात्र ऐसी कंपनी थी जो कि हम लोग इतना अपने जी जान लगन से मेहनत किए कि आज SIS मल्टीनेशनल कंपनी हो गई है।